मियाँदाद का भांजा होने की वजह से जो है ना तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ये वो, उनको बोलो ऐसे, तो आप बचपन से चीज़ों को समझ लेते हैं कि यार हो क्या रहा है एक्चुअली। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बगैर कोचिंग के जो है वो स्ट्रेट अवे पाकिस्तान टीम के भी कोच बन गए और जूनियर टीम्स के साथ भी लग गए और सब आ गए, और तो वो वहाँ पर फिर हमें जो है ना दिल में बड़ा खलिश पैदा होती है कि यार हमारे लिए तो हमें ये डायरेक्शन बताई जाती है और इनके लिए जो है वो रूल्स साले डिफरेंट हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट का हिस्सा रही हैं हर दौर में। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू चैम्प्स अनप्लग्ड, आवर स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑन नैरेटिव्स। हमारे आज के मेहमान हैं फैसल इकबाल, फॉर्मर पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेटर। वेलकम फैसल टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। फैसल, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के लिए इन्होंने टेस्ट मैचेस में और वनडे इंटरनेशनल्स में नुमाइंदगी की और उस दौर में नुमाइंदगी की जब पाकिस्तान की टीम दुनिया पर राज करती थी। तो क्या हाल है फैसल? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बस अब आपको पता है ईद आ रही है तो उसकी तैयारियों में लगे हुए। ईद के अलावा आजकल क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ आपकी क्या चल रही हैं? क्रिकेटिंग में कोचिंग, आपको पता है ऑब्वियसली मैं अब प्लेइंग के बाद कोचिंग, प्रोफेशनल कोचिंग सर्किट में आ गया हूँ ऑलमोस्ट 2017-18 से। लीग्स में कोचिंग कर रहा हूँ और बाहर और डोमेस्टिकली पीसीबी के लिए काफ़ी काम करता रहा हूँ। और क्रिकेट का जो करियर वो आपके सामने डोमेस्टिकली भी रहा है, सिंध, कराची, पीआईए, इनको खेलता रहा हूँ और इनके साथ ही आगे बढ़ता रहा हूँ। सो यस, सेकंड इनिंग्स को जो करियर की है उसको थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपकी फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं फैसल। आपने ऑब्वियसली क्रिकेट खेली अर्ली 2000s में पाकिस्तान के लिए, और ये वो दौर था जब ज़ाहिर है पाकिस्तान, जैसे कि मैंने भी मेंशन किया, क्रिकेट की दुनिया पर राज करता था। और ऑब्वियसली अब आप अपनी सेकंड इनिंग्स की तरफ आ गए हैं। सो क्या फ़र्क देखते हैं क्रिकेट उस वक्त की क्रिकेट में और आज की क्रिकेट में? कोई आपको लगता है बहुत ड्रास्टिक फ़र्क आया है या मोर और लेस? नहीं, फ़र्क तो आया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर तरीके का फ़र्क आया है। प्लेयर डेवलपमेंट का जो हम प्रोसेस जिसे कहते हैं उसमें फ़र्क आया है। बहुत सारी चीज़ों में आप ये कह लें, प्लेयर जो अपना एक गोल बनाता था उसमें फ़र्क आया है। और जो आप कहते हैं कि अपने हीरोज़, मेंटोर्स जो आप बनाते थे उस टाइम पे, फेवरेट्स जो हम अपने टाइम में देखते थे, आई एम श्योर आपने भी किया होगा कि यार हम आज अपना विव रिचर्ड की तरह खड़े होकर बैटिंग करें तो रिकी पॉन्टिंग की तरह स्टाइल चेंज करें, बॉलिंग में मार्शल की तरह भाग के आएँ, वो एक एक शौक़ होता था हर चीज़ का। तो आई थिंक उस एरा के अंदर बड़े होते हुए, एकेडमीज़ में खेलते हुए और पाकिस्तान टीम के उन हीरोज़ को जो 92 वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, क्योंकि हमें भी शऊर थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम से के खेलने का जो है ना वो 92 वर्ल्ड कप के बाद ही आया था। तो मैं उस जनरेशन में हूँ कि उस वर्ल्ड कप ने जो है वो हमें एक इंस्पिरेशन दी थी कि यार एक दिन हम भी जो है पाकिस्तान की शर्ट पहनेंगे और इनकी तरह बनेंगे। ये नहीं पता था कि इनके साथ भी एक दिन खेल लेंगे। तो मेरे लिए ये अच्छा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैंने एक ऐसे घर में क्रिकेटिंग फैमिली में आँख खोली थी कि जहाँ बचपन से ही मैंने सब लोगों का आना जाना देखा था, सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का, बड़े नाम उस एरा के, उससे पहले के, उस वक्त जो खेल रहे थे। तो वो एक फैमिली गैदरिंग्स में आपको पता है कि सबसे हेलो हाय होती रहती है, तो वो बताते थे कि भाई ये जो है ना फ्यूचर में कभी खेलेगा, और एक बड़ा अच्छा एक मुझे वो रहा। तो इंस्पिरेशन जो थी क्रिकेट की, जो हंगर और जो शौक़ जिसे हम कहते हैं, वो आई थिंक वो फैमिली एटमॉस्फेयर से मुझे बहुत मिला, जिसमें मेरे फादर खुद प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर रहे और मेरे मामूओं की सारी साइड जो वो प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर्स की रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे घर में जो बच्चा होता है वो फिर एक उसके अंदर कितनी जुनून भरा भरा हुआ होता है कि जी बस मुझे भी खेलना है। फैसल इकबाल, ऑफ कोर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, भांजे हैं बहुत ही हमारे ऑल टाइम ग्रेट और इलस्ट्रियस जावेद मियाँदाद के। तो ये बताइए कि जावेद मियाँदाद ऑफ कोर्स आपके मामू थे, और उनसे यकीनन आपको बहुत इन्फ्लुएंस भी हुई होगी। तो आपके करियर पर और आपकी डेवलपमेंट में कितना बड़ा रोल है, और आपका करियर जिस तरह से पैन आउट हुआ, उसमें जावेद मियाँदाद के भांजे होने का कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ? देखिए, इसको मैं एलैबोरेट ऐसे कर सकता हूँ कि जब आप एक क्रिकेटिंग फैमिली के घर के अंदर होते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उनका लाइफ़स्टाइल देखते हैं, आप उनका स्टारडम देख रहे होते हैं, आप उनको, और वो आपको एक बच्चे की तरह ही देख रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि भाई ये कल को खेल भी जाएँगे, या एक वो एक डिफरेंट माइंडसेट हो। लेकिन एक बच्चा जो होता है ना, वो एक गोल से बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है उस वक़्त घर के अंदर। तो मेरा जो नज़रिया था वो यही था कि एक दिन मैं भी जो है ना वो मामू की तरह पाकिस्तान टीम से खेलूँगा, और
एक इंस्पिरेशन बढ़ती रही। और फिर मामू का ये था कि उनको इतना आइडिया नहीं था, वो हमें एजुकेशन पे बहुत पुश करते थे। हमें घर में जो है ना वो पेरेंट्स को बहुत सब बच्चों कज़न्स को रहते थे, भाई मैं सबके रिपोर्ट कार्ड देखूंगा, एक एक हमारी एक वो एजुकेशन का बहुत प्रेशर रहा है। और मैं जब सब में अलग आगे बढ़ता जा रहा था तो मुझ पे प्रेशर ज़्यादा था कि नहीं इसको पढ़ाई और क्रिकेट साथ साथ और ये वो। मैंने भी फिर उनको चैलेंज दिया कि मैं आपको खेल के भी दिखाऊंगा और पढ़ के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। और इसी तरह अपनी एज ब्रैकेट में एकेडमीज में खेलते खेलते आगे आता रहा। अंडर 15 वर्ल्ड कप मेरे लिए बहुत बड़ा लॉन्च पैड था, जिस तरह दूसरे मेरे साथी प्लेयरों का रहा है, और उसके बाद ऑनवर्ड्स चलता रहा मैं सिलसिला। तो आई थिंक उससे एक इंस्पिरेशन रही। और फिर मामू का ये था कि अंडर 15 वर्ल्ड कप तक तो सब कुछ सही था क्योंकि उनको भी नहीं पता था, और मैं भी एक रूटीन में वर्ल्ड कप खेल गया। वो पहले समझ रहे थे कि शायद कोई एक क्लब लेवल का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कभी कोई अंडर 15 का वर्ल्ड कप नहीं सुना था, अंडर 19 सुना था। तो जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम बताया कि जी मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और पाकिस्तान का कैप्टन हूँ, तो वो समझ रहे थे शायद मैं किसी क्लब की टीम के साथ जा रहा हूँ, उसको पाकिस्तान का नाम देके। फिर उनको बताया सारा, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने बोर्ड में पता किया तो वाकई वो बड़े खुश हुए। और उनको पता ही नहीं था, वो उन दिनों ब्रुनाई में हुआ करते थे, किंग के पास, वहाँ सबको जो पता है। तो इस तरह मैं आगे आया और फिर उसके बाद बढ़ता रहा। देखा उन्होंने वर्ल्ड कप में मुझे, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैंने मैच विनिंग सेंचुरी बनाई थी अंडर 15 वर्ल्ड कप में, वो उन्होंने पूरी ग्राउंड पे बैठ के देखी थी। तो ही न्यू के आई हैव द स्पार्क पहले से। और फिर वो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पॉलिश करते रहते थे अपने अपने हिसाब से, कि उनको पता था कि इस एज ब्रैकेट में इतना ही बताना है और इन सारी चीज़ों को लेके चलना है। और एक उनको आइडिया था, क्योंकि जो मेरे दो और मामू हैं, अनवर मियाँदाद और सोहेल मियाँदाद, उनके करियर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हुई थी, यानी आप कह लें बैकलैश और भाई होने का नुकसान, और उनको करियर में प्रॉब्लम्स हुई बहुत, उनका जावेद मियाँदाद का भाई होने का। तो वो एक आंसर जो था वो मैंने उस वक्त एहसास नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैं छोटा था। लेकिन जब मेरे साथ वो चीज़ें शुरू हुई, अंडर 19 से मेरे साथ ये शुरू हो गया था मसला। तो अंडर 19 में ये था कि एक लड़का जो अंडर 15 वर्ल्ड कप में कैप्टन बन के आया है और हाईएस्ट रन स्कोरर बन के आया है पाकिस्तान की तरफ से, वो 3 साल तक पाकिस्तान अंडर 19 की कैप ही नहीं ले पा रहा। मैं जाता था कैंप में और कैंप से घर आ जाता था, कैंप में जाता था, कैंप से घर आ जाता। मेरे साथ के अंडर 15 के जितने भी कोलीग्स थे मेरे, वो सब आते ही अंडर 15 के बाद जो है वो अंडर 19 की पाकिस्तान की टीम में आ गए और खेलना शुरू कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें मैंने जूनियर क्रिकेट से वो बैकलैश देखना शुरू हो गया था। मुझे बातें आती थी कान में कि यार वो मियाँदाद का भांजा होने की वजह से जो है ना तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ये वो, उनको बोलो ऐसे, तो आप बचपन से चीज़ों को समझ लेते हैं कि यार हो क्या रहा है एक्चुअली। तो वो एक नुकसान के आंसर से जो है वो चीज़ें चल रही थी कि यार वो लोग चाहते थे कि यार वो बोर्ड डाउन करें, वो हमें फ़ोन करके बोलें, वो लोग जो अपने स्कोर सेटल करना चाहते थे उस टाइम पे। तो वो मैं उनके अंडर था किसी ना किसी शक्ल में, कोई सिलेक्टर बना हुआ है तो कोई सीनियर प्लेयर है, तो वो खेलते थे एक्चुअली। तो उससे मेरा करियर अफेक्ट हुआ, ये आप कह लें कि ये नुकसान था। और वो फिर चलता रहा। बट क्रिकेटिंग स्किल्स को पॉलिश करने में आई थिंक जावेद मामा का बहुत बड़ा किरदार है, रहा है अभी तक। कोचिंग के अंदर भी मैं उनसे बहुत हेल्प लेता हूँ, बहुत चीज़ें पूछने की, किसी चीज़ से बताना, कोई प्लेयर का इशू होता है तो क्रिकेटिंग को समझने और उसको स्किल्स को पॉलिश करने में उनका मुझ पे बहुत हमेशा से फ़ायदा रहा है। मुझे यही एडवांटेज मिला एक उनसे। बाकी जो आप कह लें कि इन्फ्लुएंस होना या इन्फ्लुएंस करना या इन्फ्लुएंस में जाना, वो मुझे नुकसान ही हुआ है, क्योंकि जो वो लास्ट में पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ हूँ, उस वक्त वो डायरेक्टर जनरल पीसीबी थे। तो 6 साल के उनके उस टेन्योर में मैं टीम से बाहर भी हो गया, बगैर खेले कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो गया, कंट्रोवर्सी भी सारी उस दौरान जो आपने सुना है चलती रही। तो मैं उसके बाद अब लोगों को खुला बोलता हूँ कि भाई अगर ऐसी कोई बात होती तो डीजी साहब का भतीजा तो फिर पाकिस्तान का कप्तान ही बनना चाहिए था, अगर इतना इन्फ्लुएंशियल पावर होता तो हम तो उनकी मौजूदगी में ही बाहर भी हो गए और पॉलिटिक्स का भी शिकार रहे। तो आई थिंक ये इश्यूज़ रहे मेरे साथ। ये अंडर 15 की टीम में जिसके आप कैप्टन थे, ये हम लोगों को बताते चलिए वो टीम थी जिसमें जितने भी बडिंग क्रिकेटर्स जो बाद में जाके पाकिस्तान के लिए बड़े डिस्टिंग्विश क्रिकेटर्स बने, शोएब मलिक, कामरान अकमल, बाजिद खान, यासिर अरफात, ये तमाम तौफीक उमर, तौफीक उमर, हसन रज़ा, ये सब उस टीम का हिस्सा थे। इमरान नज़ीर, इमरान फ़रद फाइनल ट्रायल्स तक मौजूद थे, अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हुई, ये पूरा ग्रुप तो था। उस टीम के कप्तान थे। और इवन ऑन द अदर हैंड इंडिया की टीम जिनसे हमने फाइनल खेला था लॉर्ड्स में, वहाँ मोहम्मद कैफ और युवराज और ये सारा जो उनका यंगस्टर्स का ग्रुप था, बहुत मोहम्मद सोडी, रतिंदर सोडी उनके एक सरदार प्लेयर थे, बहुत अच्छे खेले थे। तो ये एक हमें अच्छा लॉन्च पैड मिला था।
तो फैसल ये बताएं कि जैसे हमने शुरू में बात की, फॉर समवन लाइक मी जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, हमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस नज़र आता है क्रिकेट में जो आपके दौर में खेली जाती थी और आज जो खेली जाती है वो पेस का है, कि हमें लगता है क्रिकेट बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है। इवन अगर टेस्ट मैचेस की बात करें तो एक दिन में अब 400 रन भी बन जाते हैं। आज इंग्लैंड ने 400 रन बना दिए वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एक वनडे में। सो ऑफ कोर्स पेस हमें लगता है बहुत बढ़ गई है। सो अब आप कोचिंग की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। सो जो कोचिंग की टेक्निक्स होती हैं, ज़ाहिर है कन्वेंशनल कोच हम यही समझते हैं जो लड़कों की टेक्निक ठीक कराता है और जो उनको ज़ाहिर है टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर करेक्ट करता है। बट क्या आज का कोच कुछ डिफरेंट है? क्या वो अब जो मॉडर्न गेम की डिमांड्स हैं जैसे कि तेज़ खेलना है और ऑफ कोर्स उसमें फील्डिंग भी आ जाती है, बॉलिंग में भी यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी नाउ विद ऑल दीज T20 लीग्स हैपनिंग। सो कोचिंग की भी क्या फ़िलॉसफ़ी चेंज हुई है जो जो आप कोर्सेज़ लेते हैं, जो आप सर्टिफिकेशंस लेते हैं, या मोर और लेस ये अभी तक बेसिक टेक्निक के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करती है? देखिए, कोचिंग जो है ना वो है डिफरेंट लेवल्स की। पहले आप अपने आप को या किसी को कोच को देखते हैं कि जी ये जूनियर क्रिकेट का कोच है, यानी अंडर एज लेवल्स 8 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल, अंडर 13, 14, 16, 17। तो कोचिंग जो है ना वो डिफरेंट एज ग्रुप्स की डिफरेंट कोचिंग है। जब आप प्रोफेशनल टीम के साथ आ जाते हैं या बड़े लड़कों के साथ जब आते हैं, जब आप नेशनल टीमों के साथ आते हैं, वहाँ का जो लेवल ऑफ कोचिंग है वो मैन मैनेजमेंट एंड कोचिंग मिक्स हो जाता है। वहाँ आपको आपकी अपनी कोचिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो कैसी हैं कम्युनिकेशन के साथ अपने प्लेयर्स की, कि किस तरह वो आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो को ग्रेट कोचेस के साथ एज अ प्लेयर काम किया, देखा, जिसमें बॉब वुलमर थे, जावेद बामा थे, बहुत सारे नाम हमारे एरा के थे जिनको मैंने देखा। तो उसमें मैंने जो पिक एंड चूज़ किया, जो एज अ प्लेयर मैं सोचता था कि यार ये सही है और ये गलत है, वो मैं अब मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं अपने टाइम में ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है वो प्लेयर वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा था। तो एक तो ये बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके कोचिंग करियर के अंदर भी। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपने अगर क्रिकेटिंग एजुकेशन फील्ड के अंदर अलग है और एक एजुकेटिव एजुकेशन यानी जिसमें थोड़ा सा पढ़ लिख के समझना, मैनेजमेंट स्किल्स, तो ये आपकी अलग हैं। ये आप जब इसको मर्ज करते हैं ना तो फिर आप देखते हैं कि यार एक अच्छा कोच सामने आता है, अच्छा कैप्टन भी इसी तरह सामने आता है। आप फॉरेनर्स देखते हैं, आप कहते हैं यार ये फॉरेनर्स बड़े प्लेयर भी हैं और अच्छे कोच भी हैं। हमारे यहाँ एक नैरेटिव बना दिया जाता था, स्पेशली उस टाइम पे जब जावेद मामा कोच थे, क्योंकि वो एक पॉलिटिक्स क्रिएट करनी थी, उनको हटाना था, निकालना था, कि जी बड़ा प्लेयर बड़ा कोच नहीं बन सकता। आपने सुना होगा। आज वही प्लेयर्स जो उस टाइम पे अंडर हिम एज अ प्लेयर खेलते थे, आज कोच बने हुए हैं, आज वो टीवी पे बैठ के ये बयान देते हैं कि जी ज़रूरी नहीं है कि बड़ा प्लेयर हो तो वो अच्छा कोच नहीं हो सकता। वो हो सकता है क्योंकि अब वो खुद आ गए। तो यहाँ मैं सब देख रहा होता हूँ ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती है देख के कि यार आप अपनी आवाम को, अपने सिस्टम जो क्रिकेट जिससे सब प्यार करते हैं, मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाए। ये बड़ी सिंपल फ़िलॉसफी है। आपके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टैलेंट की जो स्किल्स हैं, वो होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपने 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, ज़रूरी नहीं है आपने उसके लिए एक फ़र्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है। आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज अच्छी होगी, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अच्छी चीज़, सामने वाला आपको समझ सकता है, आप अपनी बात कम करके उसकी बात ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़े कोच खुद ब खुद बन जाएंगे। हमारे कल्चर में गोरा कोच इसलिए चलता है क्योंकि वो आधे से ज़्यादा लड़के जो होते हैं ना, वो उसको सुन रहे होते हैं और उसकी बात पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ वाले जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जहाँ प्रॉब्लम मैंने देखी है वो ये होती है कि वो प्लेयरों के साथ जो दोस्ती बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें उनके पास लाइन ड्रॉन नहीं है। और जिसकी वजह से अभी रिसेंटली जो हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स जो कोच बने इतने टाइम पे, मैं अज़हर महमूद की एग्जांपल दे दूं या यूसुफ भाई की एग्जांपल दे दूं, या और भी बीच में कुछ कोचेस जो भी रिसेंट रिटायर्ड आगे पीछे सालों में रहे हैं, 10-12 सालों में, वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए हैं? आप उसका असेसमेंट तो करें कि प्रॉब्लम क्या है। उसकी सिंपल सी लॉजिक है कि कभी हमने उनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं देखा बुरी परफॉर्मेंस के बाद कि भाई उन्होंने एक्सेप्ट किया हो कि हाँ भाई एज अ बैटिंग हम फेल हो गए, एज अ बॉलर मैं फेल, बॉलिंग कोच मैं फेल हो गया हूँ, या कुछ ना कुछ अपनी कोई चीज़ कहीं नज़र ही नहीं आई। इट वॉज़ ऑलवेज़ यही नज़र आया कि अच्छा प्लेयर इसमें खुश हैं तो फिर हम यही कर लेते हैं, अच्छा प्लेयर ये नहीं चाहते, अब प्लेयरों ने कोच को बोल दिया जी हमारे यहाँ स्पिनर ही नहीं है, तो कोच ने आके टीवी पे बयान दे दिया कि जी पाकिस्तान में स्पिनर ही नहीं है, और आपके स्पिनरों ने आपको टेस्ट मैच जिता दिया और कोच साहब जो थे वो अपना
मुंह छुपा रहे थे। ये बड़ी रियलिस्टिक चीज़ है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई वेयर वी आर रॉन्ग। क्रिकेट के ऊपर जब लोग बात करते हैं, जब हम हमारी टीम की बुरी परफॉर्मेंस देखते हैं, जब हमारे प्लेयर्स का डेवलपमेंट प्रोसेस को सही डायरेक्शन में जाते हुए नहीं देखते, तो उसके जो आंसर हैं वो सारे यही हैं जो मैंने आपको बताए। दे नीड टू स्टेप इन। मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं जहाँ पर हूँ मैं अपने प्लेयरों को प्यार से लेके चलूँगा, बट जहाँ मुझे पता है कि भाई उन्होंने वो काम नहीं कर रहे हैं जो मुझे उनसे रिक्वायर्ड है, वहाँ मैं स्टेप इन करूँगा कि भाई वहाँ मैं ये नहीं देखूँगा कि यार मेरे 2 साल और निकल जाएँ, मेरे 4 साल और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हो रहा है। और गोरा हमारे यहाँ आता है, वो समझता है, करना चाहता है, लेकिन जब वो देखता है कि यार डायनामिक्स यहाँ के इस तरह हैं, वो खुद ब खुद हमारे सिस्टम में जो है ना वो मर्ज हो जाता है और वो भी अपने साल पूरे करके जो है वो चला जाता है। तो ये एक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली जो लोग बैठे हुए हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, जो इनको अपॉइंट करते हैं या कहीं पर भी ये होते हैं, मेक श्योर करें कि जी जो आप उनसे काम चाहते हैं वो आपको रिजल्ट दे, नहीं दे रहे तो फिर आप मूव ऑन करें। ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो या कोई फॉरेनर हो। ओके, चलिए कोचिंग पर हम दोबारा आएंगे। पहले थोड़ी सी बात अब आपके करियर की करते हैं, जो आपका ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जैसा मैंने जिक्र किया, बड़े बड़े इलस्ट्रियस प्लेयर्स के साथ आपको खेलने का मौका मिला। बैट्समैन की बात करें तो लारा के अगेंस्ट भी आपने खेला, तेंदुलकर, संगकारा, जयवर्धने, और भी मेरे ख्याल है एंडी फ्लावर भी थे, स्टीव वॉ, पीटरसन, ये सारे। सो थोड़ा सा उनको कंपेयर करके बताइए कि जो आजकल के हम मॉडर्न डे ग्रेड्स बात करते हैं, कोहली, विलियमसन, रूट, सो हाउ डू यू कंपेयर दोज ग्रेड्स दैट प्लेड अलोंगसाइड यू विद दिस करंट क्रॉप ऑफ? इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ, जब एक किसी प्लेयर का लंबा करियर होता है ना, यानी लॉन्ग स्पैन ऑफ करियर होता है, उसमें वो 2 जनरेशन्स के साथ खेलता है। एक जनरेशन वो होती है जो उसके हीरोज़ होते हैं, जैसे मैं आया तो वसीम भाई और इंज़माम भाई, और ये मैं इनको देख ही रहा था, और उनके बीच में ड्रेसिंग रूम शेयर करा एक 17-18 साल की एज में, और 2-3 साल उनके साथ क्रिकेट खेली, और फिर वो 2000 ऑनवर्ड्स 2003, 4, 5 में वो फिर रिटायर हो गए, चले गए। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई, तो उस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यूसुफ भाई और ये लोग सब उस वक्त तक सीनियर हो गए थे, और फिर इनके साथ खेला, और फिर बाय द टाइम आगे और चल रहा था तो फिर ये असद शफीक और अज़हर अली और इन लोगों की क्रॉप आई। तो ये हर प्लेयर के साथ होता है, जब वो एक लॉन्ग करियर में खेलता है तो वो डिफरेंट एज ब्रैकेट के लोगों के साथ खेलता है। तो मैंने जो आपका सवाल था ना, मैंने एक्चुअली ज़्यादा सीखा उन लोगों के साथ जो पहले मुझे करियर में मिले। उसकी वजह ये थी, दे वर थ्रू प्रोफेशनल्स। उनको पता था कि हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, उनको पता था अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करनी है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे कि मुझे कोच प्लान देगा तो मुझे ये देगा तो मुझे वो देगा। हाँ, मैं अब इसको एज ए असेसमेंट इस तरह करता हूँ कि भाई वो जिस दौर में आगे आ रहे थे उनको वही डायनामिक्स मिले तो वो आगे चले। उसके बाद के दौर के लोगों को, आजकल के जो आपका सवाल था, अब आजकल के लड़के कोचेस पे बहुत डिपेंडेंट है। यानी कैप्टन जो है, मैं अक्सर कैप्टन से मेरी डिस्कशन होती है, मैं उसको बोलता हूँ यार तुम्हारी एक कैप्टनसी की नॉलेज की बेस पे तुम्हें कैप्टन बनाया है। मैं चाहता हूँ अंदर तुम कुछ ऐसे डिसीजंस खुद लो जो मुझे लगे कि हाँ यार तुमने अपनी जहानत इस्तेमाल की है। क्योंकि मैं रिकी पॉन्टिंग को देखता था कप्तानी करते हुए, स्टीव वॉ को देखा था, जंगाकारा को देखता था, जयवर्धन, जिनको मैंने देखा उनको कोच का मैसेज आते हुए मैंने नहीं देखा। वो देयर एंड देयर ऑन द स्पॉट डिसीजन ले रहे होते थे। तो ये एक मेजर जो आपका सवाल था ना, डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि अब के लड़के जो हैं वो दे आर टू मच डिपेंडेंट ऑन कोचेस कि जी वो हमें प्लान दे दें और फिर हम वो एग्जीक्यूट करें। नहीं हुआ तो मेरा तो फॉल्ट नहीं है, मुझे तो प्लान इनका दिया हुआ था। अब वो उनने 4 जगह मीटिंग में बोल भी दिया कि जी वो तो कोच का प्लान था। बैटिंग का प्रॉब्लम है, बैटिंग कोच का फॉल्ट, बॉलिंग का प्रॉब्लम है, बॉलिंग कोच का फॉल्ट। अच्छा भाई, अगर सारे प्रॉब्लम्स इधर उधर के हैं तो भाई आप फिर अपना माइंड किधर यूज़ कर रहे हो। ये एक मेरा एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब मैं बात करता हूँ लड़कों से और इनको सिखाता हूँ चीज़ें कि भाई यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहाइंड यू ऑल द टाइम, बट इन द फील्ड अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है और तुम्हारी जिस नॉलेज पे तुम्हें ये मौका मिला है उस स्किल को खुल के एग्जीक्यूट करो। ओके, और ये डिफरेंस है जो आपका सवाल था। बिल्कुल कि उस टाइम के लोग जो हैं वो फेयरलेस अपनी एबिलिटी पे डिसीजंस लेते थे, खेलते हुए भी, कप्तानी करते हुए भी, जीत हार सिचुएशन को मैनेज करने भी। अब वाले लड़के जो है ना वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जो है ना वो एक जहन के माहौल में रहते हैं कि यार बस किसी तरह मैं ये किसी पर डाल के निकल जाऊँ।
यू नो कि आई थिंक इसमें कुछ रोल तो इसका भी है। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा प्राइड अब कुछ लोग इस पे भी लेते हैं कि जी बड़ी डेटा ड्रिवन अप्रोच हमारी हो गई है। अब जैसे इवन पीएसएल की अगर मैं मिसाल लूँ, आपने तो कोचिंग की हुई है उधर, कि वहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बड़ी प्राइड फील करती है कि जी हम तो डेटा ड्रिवन है, सारी चीज़ें डेटा की बेसिस पे। सो मे बी ये भी एक फ़र्क आ गया कि पहले शायद इतना ज़्यादा चूँकि डेटा पे रिलायंस नहीं थी, तो बैट्समैन जो है वो अपनी सोच इस्तेमाल करते थे, और अब शायद थोड़ा सा एक मेथड के थ्रू जाते हैं, और ऑफ कोर्स उसमें फिर फेलियर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाज़ दफ़ा इट्स इजी फॉर यू टू 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 काइंड ऑफ अच्छा, ट्रांसफर। मैं इसको आपको बड़ा मज़े से आपको और आपके व्यूअर्स को जवाब देता जी हूँ। जी। व्हाट इज़ डेटा एक्चुअली? डेटा जो है वो एक प्लेयर की वो असेसमेंट है जो पहले के टाइम वाले भी वही करते थे कि यार हमें जाने से पहले जो है ऑपोजिशन की ये टीमें और ये इस तरह खेलते हैं और इनको हमने ऐसे आउट करना है और इनके अगेंस्ट ऐसे रन करना है। यही डेटा है। मतलब मैं भी काम करता हूँ, मेरे पास भी डेटा आता है। वो डेटा में ये नहीं लिखा कि रॉकेट किधर जाएगा, डेटा में यही लिखा है कि यार ये ऑपोजिशन टीम के बॉलर्स हैं, ये इस तरह बॉलिंग करते हैं, इस सिचुएशन में इनकी ये लाइन और लेंथ रहती है, इन पे अगर अटैक करेंगे तो ये इस तरह बॉलिंग करेंगे, इन पर डिफेंस करेंगे तो ये इस तरह करेंगे। सेम गोज विद बैटर्स ऑल्सो, कि आप बैटर्स का प्लान बनाते हैं, आप उनको देखते हैं, हाँ यार ये स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, ये वीक एरियाज़ हैं, आप इधर रखो इधर रखो, कुछ भी कर लें आप, वो घूम फिर के बाद वहीं आती है जो उस टाइम के लोग भी कर रहे थे। फ़र्क इतना है कि वो लोग हमारे, जब हम सीनियर्स को देखते थे तो वो ये था कि अपनी अपनी वीडियोस को असेस करते थे और ऑपोजिशन की भी वीडियोस देखते थे। या अगर सीरीज़ चल रही है, जैसे हमें ट्रेन किया कि यार जो टीमों के अगेंस्ट खेलना है उनकी सीरीज़ के मैच देखते रहो, उनकी बॉलिंग देखते रहो। मैं बैटर हूँ तो मुझे बोला जाता है बॉलिंग देखो, तुम सीरीज़ में जा रहे हो, देखो ये अभी लास्ट सीरीज़ में क्या बॉलिंग कर रहे हैं, इनकी क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ रन बन रहे हैं, इनको कौन सा बैट्समैन इनको किस तरह डोमिनेट कर रहा है। तो यही डेटा है, आप समझ रहे हैं? डेटा बहुत आसान है इसको एक्सप्लेन करना। मैं हैरान होता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ। इट्स टू ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड ऑफ द डे इन द फील्ड यू आर देयर, यू विल असेस एंड यू विल प्ले। डेटा आपके दिमाग में है, सिंपल, और कोई भी चीज़ नहीं। आप 15 लैपटॉप मेरे सामने बिछा दें, मैं 15 लैपटॉप पे सारी चीज़ें रख के दे दूंगा। जब मुझे आपको बताना है, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही क्योंकि आप सेल्फ प्रिपरेशन में नहीं है, तो मेरे इस डेटा का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप सेल्फ प्रिपेयर्ड हैं, आपने अपनी भी प्रिपरेशन की है कि आपने जिनको खेलना है एज अ बॉलर एज अ बैटर, तो मेरे इस डेटा को आप ऑटोमेटिकली फ़ौरन उसको जो है ना पिकअप कर लेंगे और अपने मतलब की चीज़ें जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो लेके एंड यू आर इन द फील्ड। तो ये डिफरेंस हमारा है, जहाँ थोड़ा सा लड़कों को समझाना, सिखाना, बताना ये ऑफिशियल्स का ही काम है, कोचेस का काम है, मैनेजमेंट का काम है कि भाई ये डेटा जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ही है। एंड ऑफ द डे यू आर इन द फील्ड, वहीं पर आपने देयर एंड देन डिसीजन लेना है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था डेविड वार्नर का पीएसएल के दौरान, आपने भी देखा होगा वो इंटरव्यू। उनसे पूछा कि जी हम जब आप लोग अभी लास्ट सीरीज़ खेले थे इंडिया के अगेंस्ट, तो आप लोगों ने किस तरह उनको वर्ल्ड कप का फाइनल, सॉरी वर्ल्ड कप के फाइनल की शायद बात हो रही थी, तो आपने सुना होगा उसने कितनी अच्छी बात बोली है। उसने कहा कि भाई हमारी टीम प्रेपरेशन जो थी ना वो ये थी कि हमने इनको सर्कल में प्रेशर में रखना है। बॉलरों के साथ फील्डर का प्लान ये था कि आपने इस लाइन पे करना है, यहाँ से हटना नहीं है, हम आपको यहाँ रन बचा के देंगे। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो मिस्टेक करेगा और फिर ऑटोमेटिकली वो हमारे पास आ जाएगा, हमारे कंट्रोल में, और हम उसको आउट कर देंगे और यही हो जाएगा। एग्जैक्ट वही हुआ कि जी बॉलर्स ने एज अ टीम प्लान उसको एग्जीक्यूट किया और टीम ने उसको जो है ना आगे उनको फंसाया। उनके प्लेयर आउट हुए, ओपनर कोहली और जो भी बड़े प्लेयर थे, 2 विकेटें उनकी जल्दी उन्होंने ली और देन उन्होंने कहा कि हमने एज अ टीम उनके ऊपर जो है वो मिलके हमला किया। दे अटैक लाइक अ पैक वाली जो बात थी। तो आज के लड़कों के लिए इनकी बातें सुन के क्रिकेट खेलना को मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में उस एक स्टेटमेंट ने मेरी तो 10 बातें क्लियर कर दी कि यार अगर आप क्रिकेट को समझते हो तो इसकी इस बात को समझ लो, तो आपके लिए डेटा, क्रिकेट, मैच सिचुएशन सब इजी हो जाएगी कि आपने अंदर एज अ टीम एग्जीक्यूट कैसे करना है। इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब आपने प्लान बनाया कि जी हमें इनको ये बॉलिंग करनी है, फील्डर भी तैयार है, मेरे पास आएगी और हमने ये फंसाना है, पता चला आपके बॉलर ने टांग पे जो है वो 2 छक्के खा लिए, तो क्या हुआ? सबका प्लान ख़राब हो गया। ये डिफरेंस है हम में और इन टीमों में आगे और पीछे रहने में, कि यहाँ से आप इनकी बात पकड़ लें कि हम देखें हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या प्लान कर रहे हैं, हमारे लड़के किस तरह खेल रहे हैं और वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं और वो किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको कोई फियर, डर नहीं है, उनको कोई एवरेजेस की फ़िक्र नहीं है, उनको कोई बाहर होने का डर नहीं है, लेकिन वो
मिस्टेक नहीं कर रहे हैं कि मैं अगर बॉलर हूँ तो मैं गंदी बॉलिंग करूँगा फिर भी बाहर नहीं होऊंगा, बैट्समैन हूँ रन नहीं बनाऊंगा तो भी बाहर नहीं होऊंगा। हमारे यहाँ माइंडसेट अदर वे राउंड है, यार मैं फेल भी हो जाऊँ कोई बात नहीं, बस मैं खेलता रहूँ, मेरी एक आध इनिंग बीच में निकल जाए। तो ये जो माइंडसेट है ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो आपका क्वेश्चन था, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आती है वो इन सारे टॉप बॉसेस के ऊपर आती है, जो किसी न किसी हाई प्रोफाइल पोजीशन पे बैठ के इनको अपने विंग्स में लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जो करंट सिचुएशन है इस पे भी अभी हम आते हैं, थोड़ा सा पहले आपके करियर के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू गेट बैक टू। सो अब थोड़ा बॉलर्स की बात करते हैं। ऑफ कोर्स जैसे हमने बैट्समैन की बात की तो आपने बड़े बड़े बॉलर्स को भी सभी को फेस किया, मेरे ख्याल में मैकग्रा से लेके डोनाल्ड और डोनाल्ड से लेके शॉन पॉलक तक और हीथ स्ट्रीक, वसीम सब और सब वकार के सब साथ आपने खेला, शोएब अख्तर। तो इन बॉलर्स में सबसे आप बेहतर, ऑफ कोर्स वसीम वकार को तो नेट्स में फेस करते होंगे, बट ओवरऑल किस बॉलर को आप सबसे ज़्यादा हाईली रेट करोगे एंड व्हाई? इंटरनेशनल दूसरी टीम के, इंटरनेशनल दूसरी टीम के, प्लस यू कैन ऑफ कोर्स इंक्लूड वसीम एंड वकार। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो हमारे हीरोज़ तो यही रहे हैं, वसीम भाई, वकार भाई और शोएब अख्तर और हाँ, जितने भी विद हाँ, टाइम लोग आते रहे। बट मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे जब सबको कंबाइन compete करते हुए आप देखते हैं और फिर आप डिफरेंस देखते हैं ना कि यार कहाँ पर कौन किसको एज हासिल है, तो ऑब्वियसली हमारे बॉलर्स को इंटरनेशनली इनके ऊपर एज हासिल है उस एरा के अंदर। उस एरा के अंदर बाद में इनके जाने के बाद जो है फिर आई थिंक ब्रेट ली ने टेक ओवर किया और शेन वॉर्न तो इनके एरा में था, सारी परफॉर्मेंस आपके सामने। मैं समझता अभी हूँ तुम फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे फास्ट बॉलर्स में आई थिंक मैं समझता हूँ पाकिस्तान से तो वसीम भाई, वकार भाई नंबर 1 रहे हैं। और वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर अगर उस टाइम पे कोई था तो ब्रेट ली वाज वन ऑफ द बेस्ट। शेन बॉन्ड न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे, इनको भी खेला है आपने? जी जी इनको खेला हुआ है, तभी तो बता रहा हूँ कितने तेज़ थे। शेन बॉन्ड बहुत तेज़ थे, ही वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर आई हैव एवर फेस्ड आफ्टर ब्रेट ली और शॉन टेट को छोड़ने के बाद। और आई थिंक अगर फास्ट बॉलर्स में और आगे जाएं तो इंग्लैंड के बॉलर्स इंग्लैंड की कंडीशंस में बहुत डिफ़िकल्ट रहे। एंडी कैडिक इंग्लैंड में बहुत मुश्किल होता था उनको खेलना। मैथ्यू हॉगार्ड अपनी कंडीशन में बहुत टफ़ बॉलर थे। एंड्रू फ्लिंटॉफ इंग्लैंड की कंडीशंस में जो है वो टफ़ बॉलर हैं। तो ऐसे बॉलर्स आपको मिलते हैं कि जो अगर आप उनको असेस करें कि वो अपनी कंडीशन में और बाहर की कंडीशन में जो है ना वो टफ़ होंगे, तो वो ये 2-4 नाम ही हैं इस एरा में एज अ फास्ट बॉलर। स्पिनर्स का अगर आप स्पिनर्स में तो आपने तीनों को बहुत अच्छा खेला है, मैंने देखा है। आपने शेन वॉर्न हो, बल्कि वो इनिंग तो मैं कभी भूलता नहीं, वो तो ऑलमोस्ट आपने मैच जिता दिया था जी पाकिस्तान को, जी फिर जी इवेंचुअली हम हार गए। 7 बट विकेटें मेरे सामने से गिरी और आई थिंक हमें कोई 60-70 रन चाहिए थे जब ये विकेटें गिरती जा रही थी। और वो भी एक बड़ा यादगार सीन है जो ज़िंदगी भर मेरे दिल और दिमाग में रहेगा कि मैं यही बोल रहा था सामने सबको कि विकेट पे थोड़ा सा स्टे करें, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। मतलब मैं एक यंगस्टर ये बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर सीनियर्स थे सामने, बट आई डोंट नो सम हाउ जो है ना वो सब ने विकेट्स थ्रो किए। आप डिसमिसल्स देख लें, सब ने विकेट्स थ्रो किए, मे बी बिकॉज ऑफ अ प्रेशर कि वो इतने बड़े नाम हैं, वो शायद उस नाम का प्रेशर लेके मतलब शॉट्स मार रहे थे। और लास्ट विकेट जब समी मेरे साथ बैटिंग करने के लिए आए थे तो आई थिंक हम 20-21 रन तक रह गए थे, पहुंच गए थे मैच जीतने की सिचुएशन में। और उस दौरान उन्होंने नया बॉल लिया। जब उन्होंने नया बॉल लिया तो फिर वो मुझे पता था कि आखिरी विकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये कह लें कि वो एक ऐसा मौका था कि जहाँ मैं समझ रहा था कि मैं जिता सकता हूँ मैच, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। और मेरा कमबैक मैच था, मैं रेगुलर प्लेयर भी नहीं था उस वक्त कि एक होता है ना आप फ्लो में आ रहे होते हैं, भाई आपने 500-600 रन पीछे किए। मैं कमबैक मैच खेल रहा था एक यंगस्टर की तरह फ्लो में। तो आई थिंक एक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स में से जो है ना वो एक इनिंग मैं समझता हूँ कमबैक इनिंग रही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बट तीनों स्पिनर्स को आपने अच्छा खेला है, कुंबले के अगेंस्ट भी सेंचुरी की, मुरलीधरन के अगेंस्ट भी 1-2 50s आपकी हैं, और वॉन्ट, तो इन तीनों को कैसे कंपेयर करेंगे आप? इसमें आपने एक नाम मिस कर दिया, डैनियल विटोरी। हाँ, न्यूजीलैंड के ऑफ अगेंस्ट वो कोर्स भी विटोरी, एक या 70 मैंने किया था वहाँ। हाँ, डैनियल विटोरी भी बहुत हाँ, टफ हाँ, स्पिनर थे अपने एरा के अंदर, वहाँ पर भी और एशियन कंडीशंस में भी। अब आप ये कह लें कि क्योंकि हम कराची से बिलोंग करते हैं ना, तो हम स्पिनर्स को नेचुरली बहुत अच्छा खेलते हैं। और आई थिंक जब मैं तैयार हो रहा था, या जब मैं आप कह लें अपनी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में था, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस में,
तो मुझे ये मामू सिखाते थे, बताते थे कि तुम जो है ना ये इनके हाथ को बड़ा क्लोजली देखो कि ये जो स्लो मोशन में इनकी कोई बॉल दिखाते हैं ना, जैसे अब तो कमेंट्री में आपको पता है वो मैच तो एक रूटीन में चल रहा होता है, वो सडनली कोई दूसरा बॉल किया तो वो स्लो मोशन में 2 हाथ में दिखा रहे हैं और ये ना, तो मैं उस मॉडर्न चीज़ को कैच कर रहा था अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में। तो उससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा था कि जब मैं मैच में उनको खेल रहा था तो मुझे दिमाग में वो चीज़ें मैंने देखी हुई थी और बैठी हुई थी, तो मुझे पिक करने में प्रॉब्लम नहीं हो। एक मेंडिस, एक बॉलर श्रीलंका के, अजंता मेंडिस एक आए थे, वो उन्होंने तबाही मचा दी थी, बॉल करता था, कैरम बॉल करते थे, तो उस तबाही हमारी सीरीज से पहले इंडिया को वो तहस नहस कर चुके थे और फिर हम गए वहाँ। तो मुझे याद है उसकी भी प्रिपरेशन इसी तरह ही मैं कर रहा था कि टेनिस बॉल से जो है ना वो ऐसे फिंगर करवा के बॉल को जो टर्न करके होती है हमारी कराची में जिस तरह खेली जाती है, और रफ एरिया के ऊपर ना बॉलिंग का जो साइड होता है वहाँ पे, तो ये सेल्फ डेवलपमेंट थी। कोई कोच, बैटिंग कोच या असिस्टेंट कोच या हेड कोच या किसी कोच की मुझे मदद नहीं मिली। मैंने जो एक मुझे बताया गया मामू की तरफ से अपने एक्सपीरियंस से, मैंने उसको खुद नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया अपनी प्रिपरेशन के अंदर, तो मुझे उसका फ़ायदा हुआ। दूसरा ये था कि मैंने हमेशा नाम को नहीं देखता था, यानी कि कौन सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है। मुझे ये सिखाया था कि जब भी बड़े मैच में, इंटरनेशनल मैचों में खेलो, सिर्फ बॉल को देखना। और आप ये कह लें कि कुदरती एक ऐसा सिस्टम होता है इंटरनेशनल प्लेयरों में ख़ास तौर से, ये जब आप अरीना में अंदर जाते हैं और जब स्टेडियम फुल होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आपका फोकस सीधा हो जाता है ना, मतलब गेम के ऊपर आ जाता है और आपका माइंड लगने लगता है, तो जो व्यू है ना आपका चारों तरफ का, वो ब्लर हो जाता है। मेरे साथ पर्सनली तौर पे ये हुआ है कि मैं जब भी गया हूँ, ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने अपनी वो जो प्रैक्टिस करने के बाद जो उसका रिज़ल्ट देने गया हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे याद है स्टेडियम फुल होता था और मेरा चारों तरफ का विजन ब्लर हो जाता था और मुझे जो फील्डर खड़े हुए थे, अंपायर और बॉलर ना, बस वो नज़र आ रहे होते थे। तो ये कुदरती अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ थी या क्या थी कि जो है ना वो मैंने उसको बड़ी जल्दी पिक किया, जिसकी वजह से जो एक प्रेशर आपके नर्व्स होते हैं ना, आप उसको फ़ौरन कंट्रोल कर लेते हैं। तो अक्सर आप प्लेयरों का सुनते हैं ना कि जी वो प्रेशर में नहीं खेल रहे, प्रेशर बहुत है। प्रेशर क्या है? ये नर्व्स यही होती हैं कि आप कितनी जल्दी अंदर अपने आप को कंट्रोल में लेते हैं कि जो आपका गेम है, यानी आगे की बॉल को आगे खेलना और पीछे की बॉल को पीछे खेलना है, वो आप खेल सके। ये नहीं है कि आपने में इधर का बॉल उधर घुमा दिया, उधर का बॉल उधर घुमा दिया। आजकल तो T20 में ये भी चल रहा है, पता नहीं है कि वो घबराहट में मार रहा है या प्रॉपर मार रहा है। तो इन चीज़ों का बड़ा एडवांटेज है आज के टाइम में, थोड़ा सा पहले के टाइम में। बट मैं समझता हूँ कि मॉडर्न क्रिकेट जो है वो फ्यूचर है वर्ल्ड क्रिकेट का। अच्छा, कम बैक की बात की कि कम बैक हो रहा था शेन बॉर्न के अगेंस्ट, बट मेरा ख्याल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि 26 टेस्ट मैच जो आपने खेले उसमें कोई 20 तो कम बैक मैचेस होंगे। आई थिंक 25 कम बैक है। और ऑब्वियसली अब दूसरे रीजंस के अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि यू प्लेड एट अ टाइम जब पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से सेटल्ड था। इंजमाम, यूसुफ और यूनुस, ज़ाहिर है ये तीन, हम इनको ज़ाहिर है तीनों ग्रेट्स थे पाकिस्तान के। ऑफ कोर्स दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि यू कुडंट कमांड अ रेगुलर प्लेस इन दी 11। कम बैक होता था इंजरी की वजह से या जिस भी वजह से। सो वंस अगेन, जैसे मैंने पहला सवाल पूछा जावेद मियांदाद की वजह से कोई फ़ायदा नुकसान, इसी तरह इतने पावरफुल बैट्समैन के साथ को एग्जिस्ट करने का कितना फ़ायदा था और कितना नुकसान हुआ करियर को? देखें, इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब ऐसा कोई बंदा होता है ना जो रिप्लेसमेंट में आया होता है और जिसको वो देख रहे होते हैं कि यार ये टैलेंटेड है और ये कल कला को हमें रिप्लेस कर सकता है, उसकी तो ज़िंदगी है ना वो बहुत अजीरन होती है टीम के अंदर। ये आपको मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ। वो बेचारा एक ऐसा टारगेट बना, अनलेस एंड अनटिल वो किसी के करीब में, या जैसे हम कहते हैं ना ग्रुप्स बने होते हैं, किसी के ग्रुप का हिस्सा ना हो तो वो बच जाता है। अदरवाइज़ वो अगर कोई अकेला है या वन मैन आर्मी बन के चल रहा है, तो वो उसको बड़ा लोहे का दिमाग लेके चलना पड़ता है कि वो हर वक्त वो, क्योंकि वो एक थ्रेट होता है, हर तरीके की थ्रेट होता है। वो फ्यूचर कैप्टन में भी नज़र आ रहा होता है, वो अंग्रेज़ी अच्छी बोलने में भी नज़र आ रहा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें उससे, उसकी परफॉर्मेंस से निकल रही होती हैं। तो उसमें चांस लिया जा रहा होता है कि यार जहाँ ये फेल हो इसको हम बाहर करें। तो लकीली मेरे साथ ये होता था कि मुझे कोई भी एक आध मौका मिलता था, मैं 40-50 रन बना के बच के जो है वो मैं वहीं फंसा रहता था। तो ये भी मेरे फेवर में भी जाता था और अगेंस्ट भी जाता था, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ होती थी जो आपको टीम में नज़र आ रही होती हैं कि आपका क्या बन रहा है। फिर आपको ओपन भेज दिया जाए कहीं पर अचानक से, तो मुझे उस दौरान में ओपन भेजा जब,
तो मैं जिम्बाब्वे में सेंचुरी बन गई। हाँ। अब वो कुदरती बनी या क्या थी, इतना मुझे पता है कि वो चौथा मैच था और जिम्बाब्वे के उस चौथे मैच के बाद साउथ अफ्रीका के लिए टीम अनाउंस होनी थी अगले टूर के लिए। तो मुझे अब मैं बैठ के जब वो पूरा विजुअलाइज़ करता हूँ तो वो शायद सिचुएशन थी कि अगर मैं यहाँ एज एन ओपनर फेल हो जाऊँ तो मैं यहीं से वापस पाकिस्तान और फिर टीम आगे चली जाए। बट अल्लाह का करना कुछ और था, वहाँ मामलात कुछ और हुए और वो हम उस वक्त एक फ़्लो में, जोश में जो चल रहे थे, वो चलते 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 आगे चले गए। और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो ऊपर के नंबर पे कोई ऐसा कंसिस्टेंट मौका नहीं मिला, या कभी किसी ने बात ही नहीं की कि यार हम चाहते हैं कि तुमने सेंचुरी कर दी है, अब तुम अगर टफ मिडल ऑर्डर है तो तुमको हम ऊपर खिलाते हैं, तुम इसमें खुल के खेलो अपना। तो ऐसी कोई चीज़ कभी हो ही नहीं, किसी कैप्टन ने किसी एरा में कोई सपोर्ट नहीं किया। हालांकि ओपनिंग वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली और मैं ये देख रहा था कि ड्रेसिंग रूम में मेरे साथ के जो कोलीग्स यंगस्टर्स उस वक्त थे, उनको ये हौसला अफजाई की जाती थी, बट मुझे ये हौसला अफजाई नहीं थी। तो मुझे समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं, और बस ये अल्लाह का करना था कि मैं ये इतने मैचेस नंबर जो हैं वो खेल गया। क्योंकि मैं आप ऐसा कह लें कि ये वो हड्डी थी जो ना निगल पा रहे थे ना उगल पा रहे थे और फंसे हुए थे। और यही हुआ कि जब एक आध दो इनिंग मेरी कहीं आगे पीछे हुई है, मैं उस एक दो इनिंग के बाद टीम से बाहर हो गया और फिर मैं डोमेस्टिक में रन्स बनाए, बेस्ट बैट्समैन बना, फिर वापस आया। तो ये जो इनिंग आपने ऑस्ट्रेलिया वाली निकाली, ये भी कमबैक इनिंग थी। इंडिया वाली कराची की सेंचुरी, वो भी कमबैक इनिंग थी, मैं टीम का पार्ट नहीं था। फिर उसके बाद श्रीलंका हम जब गए, वहाँ पर भी मैं बैठा हुआ था, वो मेरी एक तरह से कमबैक इनिंग थी। खेला मैंने 60-70 रन बनाए, मैं फिर उसके बाद ड्रॉप हो गया। फिर ओपनर पे जो बताया आपको, उसके बाद फिर ड्रॉप हो गया। तो अब जब मैं उसको असेस करता हूँ बैठ के, तो मुझे बड़ा क्लियर नज़र आता है कि जो मैं अक्सर मीडिया में कहता हूँ कि दो टाइप के प्लेयर्स हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में आते हैं। एक होता है प्लेयर बनाने वाले की कैटेगरी, एक होता है बने बनाए प्लेयर को ख़राब करने की कैटेगरी। वो आपको बहुत सारे नाम इन दोनों कैटेगरीज़ में आप जब सोचेंगे तो आपको लिस्ट खुद ही सामने आ जाएगी कि यार ये लड़के इस कैटेगरी में और ये लड़के इस कैटेगरी में। तो वो उनके मैचेस, उनके नंबर्स, उनके चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये इस तरीके से प्लेयर बनाए गए हैं और इस तरीके से प्लेयर ख़राब किए गए। बहुत नाम है इसके अंदर और मैं भी अपने आप को एक आध नाम समझता हूँ जो इधर होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डायरेक्शन के अंदर था। बट नेवरदलेस आई एम स्टिल हैप्पी कि भाई चलो जो हुआ, मेरे हाथ में कुछ इतना नहीं था, जितना था मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा 200% दिया पाकिस्तान के लिए। ये अभी इंडिया वाले कमबैक सेंचुरी का भी जिक्र किया, वो आई थिंक दैट वाज प्रोबेबली द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन योर करियर। जी बिल्कुल। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था और हाईएस्ट रन स्कोरर था उस वक्त, और मेरे में और सेकंड रन स्कोरर में ना कोई 300-400 रन्स का डिफरेंस था। तो मुझे था, मैं बाहर ही हुआ था टीम से, और वो बस मुझे टेस्ट मैच से पहले पता चला था। मैं फ़र्स्ट क्लास का मैच इस्लामाबाद में खेल रहा था पीआईए का, और मुझे फ़ोन आया कि जी आपको टीम ज्वाइन करनी है, वहाँ पर कोई इंजरीज़ हैं या समथिंग कुछ हैपन, किसी इंजरी का, इंजी भाई की बैक का प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने टेस्ट मैच से एक दिन पहले टीम ज्वाइन की, एक दिन मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की है, और उस प्रैक्टिस में भी मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आप कल खेल रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि जी सुबह बताएंगे कि वो इंजी भाई अपनी असेसमेंट करेंगे, जो प्लेयर लास्ट मोमेंट पे अपना फिटनेस देखता है, और फिर उसके बाद फैसला होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रेडी था, क्योंकि मैं पास्ट में ये प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। तो मुझे पता था कि भाईजान सुबह जो है वो तैयारी पकड़ के रखनी है, क्योंकि टेस्ट मैच जो है ना वो ग्रीन पिच पे होने वाला है। तो वो टेस्ट मैच के लिए जो मैं जब ग्राउंड के अंदर गया, जब मैंने पिच देखी, तो मुझे नज़र नहीं आ रही थी कि पिच कौन सी है और मैच किस पे। मीडिया में ऑब्वियसली जब हम खेल रहे होते हैं तो एक रोज़ चैनल पे चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार 2 टेस्ट मैचेस फ्लैट विकेट पे हो चुके हैं, बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, डिसीजन मेकिंग नहीं हुई है, तो आखिरी टेस्ट मैच जो है वो शायद डिसाइडर पे जाएगा। तो मुझे आइडिया, क्योंकि हम देख रहे थे, खेल भी रहे थे, तो मुझे आइडिया हो गया था कि भाईजान सुबह आप तैयारी पकड़ें, आपने ही खेलना है। तो मैं रेडी था, और बाकी जो था वो अल्लाह ने किया और सबके सामने। हाँ, ये आई थिंक वो इतनी ग्रीन थी पिच के मैच गीली के भी थी और ग्रीन भी थी। पहले ही ओवर में इरफान पठान ने हैट्रिक कर ली हैट्रिक की थी। थी बिल्कुल। तो वो तो उसकी रिकॉर्ड हैट्रिक के बाद मैं अंदर बैटिंग करने के लिए जब गया उस वक्त, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि सिचुएशन मुश्किल है। बट हमने वो टेस्ट मैच 4 दिन के अंदर जीता। आपको याद होगा वो चौथे दिन को हमने वो टेस्ट मैच जीत लिया था, और फिर उस पर रन्स भी बने बाद में, और टीमें अच्छा भी खेली, और कामरान भी उसमें अच्छा खेला था, मैं भी अच्छा खेला था, और हम वही लड़के थे जो डोमेस्टिक में इन ग्रीन पिचों के ऊपर रन बनाते हुए आए हैं। तो आपने डिफरेंस देखा होगा।
आज जो हमें डिफरेंस नज़र आता है प्लेयरों का, मैं वो यही आता है कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इन ग्रीन पिचों के ऊपर टेक्निकली एक्सपोज होते हैं और भागते हैं, अवॉइड करते हैं, जिसमें बड़े नाम भी शामिल हैं, वो जब इस सिचुएशन में आते हैं तो वो वहाँ पर भी फंस जाते हैं। तो यहाँ से आपको प्लेयर की जो कैपेबिलिटी है उसका फिर पता चलता है कि यार ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी विद टाइम हुई हैं जो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसमें पाकिस्तान का नुकसान था, लेकिन उन लोगों के लिए पाकिस्तान का नुकसान नहीं था। उन लोगों के लिए हैप्पीनेस होती है जब वो कोई ऐसे प्लेयर से जिसको वो नहीं चाहते कि वो खेले या वो आगे कप्तान बने या वो कहीं सर्टन रीजन से बिलोंग करता हो, तो ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में चीज़ें अफेक्ट करती हैं। और आई होप कि आगे आने वाले वक्तों में जो है ऐसी चीज़ें ना हो, जिससे अच्छा टैलेंट जो है हमारा आ गया है। क्योंकि जब अच्छे 11 लड़के उतरेंगे ना अंदर एक फ्लैग के लिए, तो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस आपको वन साइडेड नज़र नहीं आएगी, पूरी लड़ते हुए नज़र आएगी। और देखने वालों की नॉलेज के लिए बता दी, वही टेस्ट मैच है जिसकी हमने अनगिनत वीडियोस देखी हैं, जो मोहम्मद आसिफ को याद करते हैं और जो उन्होंने डिस्मिसल्स किए थे लक्ष्मण के और तेंदुलकर के। ये वही मैच है जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था एक टाइम पे, और वहाँ से पहले कामरान अकमल और उसके बाद फैसल इकबाल ने अपनी सेंचुरीज़ के थ्रू पाकिस्तान को निकाला और फिर इवेंचुअली बॉलर्स ने इंश्योर किया कि पाकिस्तान वो मैच और वो सीरीज़ जो है वो सिक्योर करे। सो ऑफ कोर्स हमारे लिए भी वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज पाकिस्तानी क्रिकेट की वो जो टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज़ की विक्ट्री थी। सो थोड़ा और करियर पे चलते हैं। कैप्टनसी आपने कई कैप्टन्स के अंडर खेला, ऑफ कोर्स मोइन खान के अंडर तो शायद करियर शुरू हुआ था, वकार यूनुस, इंजमाम, यूनुस खान। तो किस कैप्टन के नीचे खेलना सबसे ज़्यादा एंजॉय किया और किसको आप टेक्निकली सबसे ऊपर रेट करेंगे? देखिए, कैप्टन्स तो सब अपने अपने टाइम पे अच्छे कैप्टन्स थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में ये होता है कि जब आपको खुली फ्रीडम मिली होती है ना कप्तानी करने की, तो आप अच्छा कप्तानी करते हैं। और जहाँ अख्तलाफात चल रहे होते हैं टीम में, ग्रुप्स और इश्यूज़ चल रहे होते हैं, वहाँ कप्तान भी मैंने अंडर प्रेशर देखे हैं, बड़े बड़े नामों को अंडर प्रेशर देखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि सबके अंडर खेला हूँ, सबके साथ मैंने अपनी क्रिकेट को एंजॉय किया। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कभी किसी कैप्टन ने कोई सपोर्ट नहीं की। सपोर्ट इन द सेंस जो आप आज सुनते हैं या हम देखते हैं या कहते हैं कि नहीं यार, उस वक्त वो अपने मनपसंद लड़कों को वो सपोर्ट करते ज़रूर थे, वही हमारे एज ब्रैकेट के थे, लेकिन मेरे पे साथ नहीं करते थे। तो वो मुझे बज़ाहिर नज़र आता था कि मैं डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं हूँ, मेरी परफॉर्मेंस जो हो रही है वो मेरे अगेंस्ट ही जा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे बनाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कोई कप्तान मेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा होकर मुझसे बात नहीं कर रहा, कोई मुझे मेरी अच्छी इनिंग के बाद ये नहीं बता रहा कि तुम्हें आगे कैसे चलना है, कोई मुझे ये नहीं गाइड कर रहा कि अब मुझे आगे बढ़ना कैसे है, एक डिफरेंट प्लेयर लीग के अंदर कैसे आगे अपने आप को बढ़ा के लेके जाना है। तो किसी ने भी नहीं किया, कोई सीनियर प्लेयर, किसी सीनियर बैट्समैन, किसी ने भी नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट पे अपने आप को चलाया, और वो जो तजर्बा मेरे साथ रहा है वो मैं अब मेक श्योर करता हूँ कि अपनी कोचिंग में नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करूँ, उनको वो चीज़ें समझाऊँ, मैंने की बताता हूँ उनको, कप्तान को समझाता हूँ कितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए इन सब को लेके चलना है, क्योंकि हर प्लेयर में अलग अलग लड़का तुम्हें सोच रहा है। किसी को तुम अगर उनको दोस्त नहीं हो तो वो उसको तुम्हें बनाना पड़े, या किस हर वो चीज़ मैं अब अपनी कोचिंग में कर रहा हूँ, जो मैंने अपने उस एरा में देखी है कि हर टीम के अंदर जो है ना सारे दोस्त नहीं होते कप्तान के, कुछ डिफरेंट भी होते हैं, फिर इनसिक्योरिटीज़ अलग होती हैं, फिर साथ जो दोस्त होते हैं वो भी ग्रुप बना लेते हैं अगेंस्ट, जो आप आजकल देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। किसी का नहीं भरोसा होता कि यार साथ खाना भी खा रहे हैं और कल पीछे जाके जो है वो बैक स्टैप भी कर रहे हैं। तो ये हमारे क्रिकेट में एक्चुअली बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो मैं अपने एंड से कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं क्रिकेट देख रहा हूँ जूनियर लेवल पर, किसी भी सतह पे, मैं लड़कों को ये सिखाऊं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी अ टीम मैन, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी अ कैप्टन, और आपको कैसे इन सारी चीज़ों को जो है ना सबको लेके चलना है। अच्छा, अपने कैप्टन्स का तो आपने बताया कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जावेद मियादाद का आपने जिक्र किया कि ओवरऑल स्किल लेवल पे ज़रूर उन्होंने काम किया। तो जितने हमने बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम लिए वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, उनके साथ खेलने का मौका मिला, कभी उनसे किसी किस्म की कोई लर्निंग या कोई ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, किसी के साथ कोई ऐसी रिलेशनशिप बनी कभी? बहुत आई थिंक मैं फॉरेन क्रिकेटर्स में विव रिचर्ड का ज़रूर अच्छा। जिक्र करूँगा। विव रिचर्ड ने, मुझे अच्छी तरह याद है जब ये शेन वॉर्न वाली जो इनिंग्स थी, उस वक्त श्रीलंका में, क्योंकि हम ये टेस्ट मैच अपना बाहर खेल रहे हाँ, थे, बाहर एक खेले श्रीलंका में बिल्कुल। था, दो यूएई में थे। हाँ, हाँ। तो श्रीलंका में वेस्ट इंडीज़ की ए टीम आई हुई थी
अपनी सीरीज़ खेलने के लिए, और विव रिचर्ड्स जो थे उस वक्त आए हुए थे उस टीम के साथ एज अ चीफ सेलेक्टर। तो हम उसी एक ही होटल में थे और बैठे हुए बात कर रहे थे, तो मैं उनसे मिला, और वो मुझे बचपन से जानते थे, देखा हुआ था घर में, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी मी। और मतलब उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मैं कल सुबह इनकी अगेंस्ट खेल रहा हूँ, हमारी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस सीरीज़ में सीनियर्स चले गए थे, सीनियर्स नहीं खेल रहे थे, एनजी भाई भी नहीं थे, सईद भाई नहीं थे, इट वाज यूसुफ भाई भी नहीं थे, तो हम सब यंगस्टर ही थे। तो मैंने उनसे कहा कि वी आर फेसिंग मुश्किल लोगों को कल खेल रहे हैं, और सब कुछ हमारे ऊपर ही है, एंड आई एम मेकिंग अ कम बैक, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। और उन्होंने मुझे बड़ी एक ज़बरदस्त बात की, उन्होंने जो वेव का स्टाइल है, उसने बोला मैन जस्ट प्ले एज इट योर क्लब गेम। क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स को शायद समझ गए उस वक्त ना, एज अ यंगस्टर, एक्साइटमेंट और प्रेशर और वो सब, तो वो उसको उन्होंने ऐसे मज़े से काम डाउन किया 2 अल्फाज बोल के कि मैन जस्ट प्ले एज यू आर प्लेइंग योर क्लब गेम और योर स्कूल गेम और योर वट एवर गेम, डोंट सी द नेम एंड डोंट सी हु इज़ बॉलिंग टू यू, जस्ट प्ले fearless एंड एन्जॉय। ये बात उन्होंने मुझे बोली। मैंने कहा कि इट लुक्स वेरी इजी टू यू बट आस्क मी, यू हैव डन इट, वी हैव टू गो थ्रू विद इट। तो उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, मुझे कहा मैन यू गोइंग टू डू इट, डोंट वरी, जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम। ये उनका अल्फाज था, मुझे आज भी याद है कि जब भी मेरी वेव से कभी भी मुलाकात होती है तो मैं वो रिमाइंड उनको देता हूँ, तो ही स्टिल रिमेंबर्स दैट। और एज अ फैमिली फ्रेंड जो है उनका हमेशा से वो रहा है। और एक दफ़ा एक बड़ा मज़े का सीन था जब मैं लॉर्ड्स पे खेल रहा था, और ये 2006 वाले टूर की बात है, जब हम इंग्लैंड गए थे, इंजमाम भाई कप्तान थे। तो पहला टेस्ट मैच हमारा लॉर्ड से स्टार्ट हो रहा था, और मैं वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहा था, मैं मतलब मुझे पता था सुबह ये लोग सब खेल रहे हैं। यूनुस भाई को सुबह नी में कुछ प्रॉब्लम हुई और सडनली वो उन्होंने कहा मैं नहीं खेल सकता, और मुझे कहा कि भाई तुम अभी खेल रहे हो। मैंने कहा अच्छा जी कौन सा नंबर, उन्होंने बोला 3 नंबर पे। मैंने कहा अच्छा भाई चलो टीम में आ गया हूँ, और इंग्लैंड की कंडीशन अर्ली सीज़न और मैं 3 नंबर पे। तो पहले में तो मैं सोचा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जो रेगुलर प्लेयर हैं अगर वही एक आध नंबर ऊपर ले लें तो एटलीस्ट मैं जहाँ रन्स बना के आया हूँ एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मैं थोड़ा मिडिल में तो खेल सकूँ, क्योंकि मैं कम बैक कर रहा हूँ। और मेरा प्रीवियसली 2006 की बात थी, और इससे पहले के जो 3-4 साल थे वो मैं 2-3 दफ़ा 3 नंबर पे खिला के बाहर हो चुका हूँ। तो मैं बड़ी मेहनत से वापस आया था, तो मैं थोड़ा सा डर रहा था कि ये 3 नंबर जो है ना मुश्किल है, मैंने बाहर हो चुका हूँ, मुझे एक आध मैच ही मिलेगा, ये अब ठीक हो के टांग अगले मैच में वापस आ गए, तो मैं मैं अपनी बहुत उस माइंडसेट में था जो हर यंगस्टर होता है। क्योंकि कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था, किसी ने कोई बात ऐसी नहीं की हुई थी, कोई मुझे बनाने के नज़रिए से नहीं देख रहा था, तो मैं सेल्फ में ही सोच रहा था। तो मैंने कहा भैया अब तो खेलना तो है और यही नंबर है, क्योंकि कोई और जाने को कहीं तैयार नहीं है। खेले, अल्लाह का नाम लिया, पहली इनिंग में मैं आउट हो गया था जल्दी, दूसरी इनिंग में मैंने 49 किया था। और अब सबको याद होगा कि मैंने वो 4 घंटे जो है वो आखिरी दिन सुबह बैटिंग की थी विकेट पे खड़े होके, और आई थिंक जिसकी वजह से हम वो टेस्ट मैच सेव कर गए थे। और फिर इंजी भाई ने जो है ना अपनी जो कैप्टन्स की जो बात होती है उसमें उन्होंने मेरा जिक्र किया कि आई थिंक वो जो 4 घंटे मैं खेला हूँ, आई थिंक उससे काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड जो रहा है हमेशा, वो मुश्किल कंडीशन में जो है वो हम जाते ही हमारी लाइन एक ही सेशन के अंदर लग जाती है, तो आधे घंटे या 1 घंटे में हम पूरे ऑल आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक वो जो सुबह से लेके दोपहर तक टी से पहले पहले तक जो बैटिंग की थी, आई थिंक उसने बहुत मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। और वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि उस मैच से पहले नासिर हुसैन क्रॉस कर रहे थे पिच के पास से, जो कमेंटेटर्स जाते हैं, तो मैं खड़ा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि ये मैंने अंडर 15 का वो खेला वर्ल्ड कप बहुत साल पहले, इधर कोई स्लोप है तो व्हाट इज़ दिस, तो उसने मुझे कहा डोंट वरी अबाउट द स्लोप, डोंट वरी। मतलब वो भी समझ गए होंगे, जैसे आज मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और मैं पिच पे मुझसे कोई यंग बच्चा ऐसे पूछेगा तो मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज रीड, तो मैं उस वक्त ऐसा था, उन्होंने शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज रीड कर ली होगी, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे कहा डोंट वरी अबाउट द स्लोप, जस्ट प्ले एज यू आर प्लेइंग एंड द बॉल विल डू इट्स ओन। जो मतलब बॉल है वो अपना करता रहेगा, तुम अपना वैसे ही खेलो जैसे खेलते हो। आप बिलीव करें वो जितना स्लोप मेरे दिमाग में था वो वहीं ज़ीरो हुआ, और उसके बाद जो है ना मैंने उस पिच के ऊपर बैटिंग की है जो आज सबके सामने रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो कुछ इनिंग्स होती हैं ऐसी जो आप उनको वैल्यू करते, तो वो जो 49 की मैच सेविंग इनिंग्स थी, आई थिंक मैं उसको समझ लें 149 की इनिंग समझता हूँ उस वक्त की सिचुएशन के अंदर। उसी सीरीज़ में ज़ाहिर है एक बड़ा हिस्टोरिक टेस्ट मैच भी था, जो चौथा जी टेस्ट मैच था उस सीरीज़ का, जो हमने
बॉल टैंपरिंग की एक्यूजेशन के बाद फॉरफीट कर दिया था। जी। और इसी तरह फैसल मेरे ख्याल है आप एक दो ऐसे मैचेस में इन्वॉल्व रहे हैं जो इंसिडेंट कुछ ना कुछ एग्जैक्टली पाकिस्तान में जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ श्रीलंकन टीम के जी ऊपर हाँ। अटैक हुआ, ऑफ कोर्स यू वर आल्सो पार्ट ऑफ प्लेइंग। दैट 11। उसका सिडनी टेस्ट का तो हम ज़ाहिर है कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, जो पाकिस्तान एक बड़ी विनिंग पोजीशन में था और और हारा फिर था। हार गया था। सो ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, फॉरफीट कर दिया, अटैक हो गया, जो मैचेस ज़ाहिर है बहुत मस्ट हैव बीन एन एक्सपीरियंस। सो थोड़ा बहुत कुछ व्हाट वाज गोइंग थ्रू इन योर माइंड एज अ यंगस्टर, और क्या उसकी वजह से जो भी जहन के ऊपर वो नकूश छोड़ गया आपकी ज़िंदगी में, करियर में, थोड़ा सा शेयर करें अपने देखिए, जज्बात। फोरफिटेड टेस्ट मैच का तो मुझे अच्छी तरह याद है। मैं उस इंसिडेंट से एक दिन पहले आई थिंक 68 या 70 नॉट आउट करके आया था, और मैंने टेल के साथ वो 50 रन बनाए थे। और मैं आपको पता है, जब प्लेयर रन्स बनाता है ना, तो वो अगले दिन अपनी फील्ड में थोड़ी सी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा होता है। तो मैं फील्ड में जो है ना अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय किया, तो यार 50 किया, अभी चलो शुक्र है अभी इतनी जल्दी बाहर नहीं होऊंगा 50 तो कर दिया। एक डर तो हमेशा बाहर का ही रहता था। तो मैं बस फील्ड में वो एंजॉय कर रहा था, फील्डिंग कर रहा था शॉर्ट लेग पे, जहाँ मेरी नॉर्मल फील्ड होती है। और सडनली जब ये इंसिडेंट हुआ, तो उस वक्त हमें कुछ समझ भी नहीं आया, क्योंकि उस वक्त सीनियर्स जो थे, जो इंजमाम भाई के इर्द गिर्द जो सीनियर्स ज़्यादा थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंजी भाई को इन्फ्लुएंस करते थे कि जी ये डिसीजन लिया जाए या ऐसा लिया जाए। तो हम जूनियर्स जो 3-4 लड़के थे, हम साइड पे होते थे, ड्रेसिंग रूम में भी हम साइड पे बैठते थे। वही सीनियर्स जो है ना, वो इंजी भाई को मतलब अपने कंट्रोल में रखते थे। कोई भी बात, कोई भी डिसीजन, कोई भी प्लान, कोई भी चीज़ करनी है तो वो उनके थ्रू ही होती थी। तो वो 4-5-6 सीनियर प्लेयरों का एक कोर था, और आई थिंक उस कोर ने ही इंजी भाई को इस बात के ऊपर किया था कि आई थिंक हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। और वो फिर जो इंसिडेंट हुआ, आई थिंक वो सब एक कलेक्टिव डिसीजन था वहाँ पर। मोस्टली उसमें सीनियर्स का रोल था। हम जूनियर्स तो अगर वो उन्होंने हाँ बोलनी थी तो हमने हाँ ही बोलनी थी। तो आई थिंक वो जो इंसिडेंट हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, मैं समझता हूँ। आज अगर मैं उसको बैठ के देखूँ, आई थिंक वो उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम हैंडल करते। हमने प्रोटेस्ट भी कर लिया था, सब कुछ हो गया था, और मैच जो है फिर स्टार्ट हो जाना चाहिए था। बट आई थिंक वो कोई मोमेंट्स की डिले थी, और मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसकम्युनिकेशन थी। और उस दौरान जब हम उतरे तो वो बैट्समैन पहले वापस अंदर, आप पहले जा चुके थे, हम प्रोटेस्ट में अंदर गए नहीं। जब अंपायर्स ने बेल्स उठाई, वो बाहर आ गए, उसके बाद हम अंदर गए। तो आई थिंक वो जब अब मैं उसको बैठ के देखता हूँ, तो इट वाज ऑल मिस कम्युनिकेशन या मिस हैंडलिंग या मिस ऐसे वो और सीरीज चली गई उस वजह से। सीरीज़ उसमें वो चली गई हाथ से। मुश्किल टूर था वो, बहुत इतना आसान टूर नहीं था, क्योंकि जो रेगुलर हमारे मेन बैटर्स थे उस टूर पे, उन लोगों में भी सिवाय यूसुफ भाई के किसी ने रन्स नहीं बनाए थे, बड़े रन्स। क्योंकि होता क्या है, जब सीनियर बैट्समैन आपके रन्स बना रहे होते हैं ना, तो आप जो मेरी तरह का कोई लड़का जो कम बैक में है या अलग अलग नंबरों पे खेल रहा है, उसको कुशन थोड़ा बहुत मिलता है कि हाँ यार सीनियर खेल रहा है, तो मैं अपना गेम उनके इर्द गिर्द खेल सकूँ। तो यही हो रहा था, वो एक आ रहा था, एक जा रहा होता था, तो उसमें बस हम भी प्रेशर में ही रहे। और एक टफ़ टूर था इंग्लैंड का, जो आई थिंक उसकी एंडिंग टेस्ट सीरीज़ के अंदर इतनी अच्छी नहीं हुई थी। उसके बाद वनडे सीरीज़ थी, और मुझे वापस भेज दिया गया था एज़ यूजुअल, तो मैं फिर वनडे सीरीज़ का पार्ट नहीं था। बट आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो मैंने वहाँ एफर्ट और बॉडी लैंग्वेज अपनी दिखाई थी उस टूर पे, मुझे वनडे से वापस नहीं भेजना चाहिए था। उसकी अप्रिसिएशन में, मेरी उस परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए, मुझे वनडे के अंदर जो है वो और मौका देना चाहिए था, जो मैंने दूसरों को होते हुए देखा, जो आज भी मैं देखता हूँ चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें थी जो नज़र आती थी कि यार आई थिंक ये डेवलपमेंट के प्रोसेस की नहीं है, ये कंट्रोवर्सीज़ के अंदर जो है ना वो ले जाने की हैं। और दूसरा आपने वो जो श्रीलंका वाला जो पूछा था, वो भी बड़ा मज़े का इंसिडेंट था। मैंने कराची टेस्ट मैच में आई थिंक 60 समथिंग किया हुआ था। एक इनिंग्स आई थी हमारी, 600 रन बने थे, आपको याद होगा। यूनुस खान ने ट्रिपल सेंचुरी की जी थी। बिल्कुल। और फिर हमारा सेकंड टेस्ट मैच जब यहाँ हो रहा था, तो हमने 1.5 दिन फील्डिंग की हुई थी, और हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई थी। सेकंड डे था वो शाम का। तो मैंने बैटिंग करनी थी अगले दिन, एक आउट हुआ था हमारा। तो अगले दिन हम जब सुबह जा रहे थे, तो मैं दिमाग में ये रात में भी सोचा था, और उस दौरान जो हमें फील्डिंग में इतनी पिद्दी लगी थी, हमें 600 रन खाए हुए थे। तो मैंने कहा यार मैंने कराची में सेंचुरी मिस की है, मैं इधर इंशाल्लाह अपनी सेंचुरी करूँगा। क्योंकि जब आप 60-70 पे आउट होते हैं ना, तो आपको एक होता है कि यार मैं इनको अच्छा मैनेज कर रहा हूँ, मैं इनको नेक्स्ट गेम के अंदर जो है ना इसको बड़ा उसमें कन्वर्ट करूँगा। तो मुझे पिच का आइडिया हो गया था, कंडीशंस का आइडिया हो गया था, इतना ज़बरदस्त वो खेले, 600 रन उन्होंने कर दिए थे, हमारा भी स्टार्ट अच्छा हुआ था। मैंने कहा यार ये हाथ से नहीं जाएगा, इंशाल्लाह मैं इसमें करूँगा। तो मैं बस में वो सोचता हुआ आ रहा था,
और रास्ते में वो फिर इंसिडेंट हुआ बस का जो था कि जी वो फिर नहीं, आप लोग भी फंसे थे उसमें या जी हम पीछे थे, हम पीछे अच्छा, थे। ओके। यानी उनकी बस जो है वो थोड़ा पहले चली गई थी। हम क्योंकि हुआ ये था कि हम ना 600 रन की फील्डिंग की थकन खाए हुए थे, पिद्दी में थे। तो यूनुस खान ने ये कहा था कि यार हम लोग 1.5 दिन हमने फील्डिंग में इधर भी गुजारा है और वहाँ कराची में भी इतना 600 रन खा के आए हुए हैं, तो हम थोड़ा सा ना लेट निकलेंगे, हमारी बैटिंग ही है। तो हम 5 मिनट समथिंग 8 मिनट ऐसे अपने टाइम के हिसाब से लेट निकले थे, जो हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड था। तो आई थिंक उस डिसीजन ने जो है ना हमें एक तरह से अभी कह लें बचा लिया। वरना नॉर्मली क्या होता है, दोनों जो बसेस होती हैं वो पूरा एक जो कोर होता है वो एक साथ ट्रेवल करता है। तो आई थिंक वो अल्लाह का करना था कि वो मार जो हमें पड़ी थी 600 रन की, वो उस दिन असली वाली मार से जो है ना उसने बचा लिया था हमें। और हम पीछे पीछे जब आ रहे थे तो हमें आधे रास्ते में पता चला कि ऐसा इंसिडेंट आगे हो गया, तो वहीं से फिर हमारी बस वापस घुमा मस्ट हैव बीन सो के शॉकिंग। शॉकिंग। हाँ, हम तो सब बस में डर गए थे, घबरा गए थे, अजीब सी हमारी कैफियत हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन दिनों एक्चुअली लाहौर के अंदर जो है ना वो कुछ पॉलिटिकल वो भी हो रहे थे हाँ, वो बहुत गवर्नर ज़्यादा। राज लगा हुआ जी, था। कुछ ऐसा जी था हाँ, जी। जो ऐसे चीज़ें चल रही थी, तो हाँ, हम बस में ये समझे शायद ऐसा कुछ हो गया कहीं। तो बस बाय द टाइम हम पहुँचे हैं, होटल पहुँचे हैं, और फिर टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ में जब हमने वो सीन देखे, तो हम तो वो वहीं बस हल्के हो गए थे बिल्कुल। तो वो एक बैड एक्सपीरियंस था जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि एज अ प्लेयर, एज अ पाकिस्तानी, मैंने अपनी पर्सनल लेवल पे भी बहुत कोशिश की जब हम पाकिस्तान क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए जो काम कर रहे थे, क्योंकि हम इंग्लैंड में काउंटी लीग खेलने के लिए जाते थे। तो पाकिस्तानी इसको वो यही कहते थे कि यार डेंजर है, हम नहीं जा सकते, तो हम लोगों को कन्विंस करते थे। तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैंने अपने उस एरा के अंदर लोगों को कन्विंस किया कि नहीं, वी आर सेफ़ और हम इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव करना चाहते हैं और आपको आना चाहिए, तो वो रोल हर जगह प्ले किया। अपने काउंटी लेवल पे भी, क्लब लेवल पे भी, अपने फॉरेन क्रिकेटर्स के साथ जो दोस्तियाँ थी उस लेवल पे भी। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि जब वो पहला मैच था हमारा इंटरनेशनल, जब यहाँ दोबारा क्रिकेट स्टार्ट हुई, तो मुझे भी बड़ी खुशी थी। हाँ, क्योंकि आई थिंक दैट वाज द एंड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट इन इंटरनेशनल पाकिस्तान, क्रिकेट फॉर द नेक्स्ट सो मेनी इयर्स। बिल्कुल, उसके बिल्कुल बाद तो ज़ाहिर है आपने बाहर खेला एंड देन सिडनी टेस्ट वाज योर लास्ट टेस्ट। बिल्कुल उसके बाद मेरे ख्याल है एक कमबैक हो सकता था लास्ट 2012 में या 14 में, बिल्कुल 12 में। 12-13 में, हाँ 12-13 में, एक साल श्रीलंका का टूर था जो कि नहीं हो सका। 12 में मैंने टीम में कमबैक कर लिया था। हाँ, बट आई थिंक और वो कमबैक स्क्वाड में ही हो सका सिर्फ ना। कमबैक स्क्वाड में ही हो सका। हाँ, वो भी एक कंट्रोवर्सी रही है कि वो मिसबाह-उल-हक कप्तान थे और उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को जो है वो टेस्ट कैप दे दी थी, और मीडिया में काफ़ी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई एक सीनियर बैटर आपके पास बैठा हुआ है जिसका स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो आपने क्यों उसको मौका नहीं दिया। चलें आपको इसी 18-19 साल के यंगस्टर्स को देते तो आप कह भी सकते थे, आपने जिनको मौका दिया वो मुझसे एज में भी 2-4 साल बड़े ही थे, तो कुछ चीज़ें डायनामिक्स जो थे वो कुछ सही नहीं थे। तो वो इसलिए आज मैं जो बात की असेसमेंट आपसे करता हूँ वो इन सब चीज़ों को सामने रख के करता हूँ कि ये सब मैंने देखा है जो आई थिंक क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं था, हमारे लिए अच्छा नहीं था, और आई थिंक उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ अगर वो टेस्ट मैच गॉल में मैं खेलता तो बहुत हद तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता था, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बहुत अच्छी फॉर्म में उसमें मैंने कमबैक किया था। उस डोमेस्टिक क्रिकेट के सीज़न में मैंने 1000 से ज़्यादा रन्स बनाए हुए थे और एक 5 से 6 फर्स्ट क्लास की सेंचुरियाँ बनाई हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप उस कॉन्फिडेंस से टीम में आए हुए होते हैं तो आपका जो कमबैक इनिंग्स होती है वो आपकी हमेशा अच्छी होती है, और प्रीवियस कमबैक इनिंग का एक एक्सपीरियंस भी था। हाँ, तो वो आई थिंक शायद जो मेरी प्रीवियस कमबैक इनिंग्स का जो एक एक्सपीरियंस था दूसरों को, शायद उन्होंने उस डर की वजह से जो है ना वो प्लेइंग 11 में ही नहीं उतारा कि यार वो कमबैक इनिंग खतरनाक ना खेल दे तो हमारे गले ही पड़ जाए वो। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी। और फिर उसके बाद हम साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे भी मुझे चांस नहीं मिला तीनों टेस्ट मैचेस में। फिर उसके बाद हम जिम्बाब्वे गए, तो वहाँ भी मुझे चांस नहीं मिला। इस दौरान बीच में डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी खेल रहा था सब जगह सेंचुरियाँ बना रहा था। तो वो जो तीसरे टूर के बाद मुझे चांस नहीं मिला ना, उससे मुझे काफ़ी हद तक आइडिया हो गया था कि ये मैनेजमेंट मुझे खेलने नहीं देगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे थे और मेरे प्लेइंग 11 में डलने पे जो है ना वो उनको इशू था, और ये पर्सनल इशू था, और इसका कोई पाकिस्तान क्रिकेट को इसके मैं समझता हूँ नुकसान ही हुआ था, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। और आई थिंक ये वन ऑफ द रीजंस थी। तो मेरा देखा जाए तो मैं 2013-14 तक टीम का हिस्सा रहा हूँ, 2012 से 2014 तक। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी लास्ट मेरा 2014 का तक का था। तो
14 साल के इस करियर में जो है वो रोलर कोस्टर राइड्स भी देखी और उस दौरान ये सब चीज़ें भी हो गई बीच में, जो अभी आपने जिक्र किया, फोरफिटेड टेस्ट मैच भी और ऑस्ट्रेलिया वाला गेम भी और श्रीलंकन बस इंसिडेंट भी और ये सब चीज़, तो पार्ट ऑफ द पैकेज है। तो चलिए अब हम कोचिंग करियर पे जाने से पहले आपका जो अपना करियर है उसको, तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर रिग्रेट्स कुछ होंगे ज़रूर, बट एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत सारे स्पेशली करंट प्लेयर्स के मुकाबले में आई थिंक यू बीन वेरी फॉर्चुनेट। इंडिया से अब टेस्ट मैचेस नहीं होते, यू प्लेड अगेंस्ट इंडिया एज वेल। पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस बहुत सारे, असद शफीक आई थिंक कोई भी टेस्ट मैच कराची में नहीं, पाकिस्तान में नहीं खेल पाए, यू प्लेड इन पाकिस्तान। इतने सारे आपने टूर्स भी ऑफ कोर्स किए, तो आई थिंक एक तरफ डिस्पाइट 26 टेस्ट करियर यू अचीव्ड क्वाइट अ लॉट एंड यू नो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके रिकॉर्ड हो गए जो कि यूजुअली आजकल के प्लेयर्स के नहीं होते, बट एट द सेम टाइम आई एम श्योर कुछ रिग्रेट्स भी रहे होंगे कि अ लॉट मोर कुड हैव हैपेंड, बट जैसा कि आपने कहा कि दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज, पार्ट ऑफ द गेम। बट मूविंग ऑन टू योर कोचिंग करियर, बलूचिस्तान के 2 साल आप कोच रहे, जो नया सेटअप आया था 2019 में, एंड यू ऑल्सो कोच्ड कराची किंग्स एज अ बैटिंग कोच। तो वो एक्सपीरियंसेस कैसे रहे इन टर्म्स ऑफ not only experience but achievements, in terms of results, in terms of talent development? थोड़ा सा take us through your coaching experience and achievements. एक्चुअली मैं कोचिंग में थोड़ा जल्दी आ गया। मैं चाह रहा था कुछ और साल खेलना क्रिकेट, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी क्रिकेट तो बाकी थी, डोमेस्टिकली भी बाकी थी। चलें पाकिस्तान टीम में नहीं खिला रहे थे तो मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सा क्रिकेट फर्स्ट क्लास लेवल पे क्रिकेट खेलता रहूं, और उसकी वजह से मैं थोड़ा इंग्लैंड में भी क्रिकेट खेलता रहूं। तो एटलीस्ट ये कि मैं अपनी क्रिकेट को एक आध साल या 2-3 साल एंजॉय करके अच्छे तरीके अच्छे नोट पे फिनिश करूं। बट सडनली ये हुआ कि मैंने जब कोचिंग के अंदर कदम रखा, पहला साल T10 लीग के अंदर मैं, एक मराठा अरेबियंस फ्रेंचाइज थी, फर्स्ट एडिशन जो T10 का था, उसमें एज अ बैटिंग कोच किया। और वहीं पर ही मेरी सलमान इकबाल भाई से मुलाकात हुई, क्योंकि वो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे फर्स्ट एडिशन ऑफ T10 लीग के। और वहाँ जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बोला, भाई तुम तो अभी खेल रहे थे, ये क्या हुआ? मैंने कहा बस मैं खेलते हुए ही एक अपॉर्चुनिटी आई है और मैं अब ऑब्वियसली आगे देख रहा हूँ, पाकिस्तान टीम मुझे नज़र नहीं आ रहा कि शायद कुछ मौका मिले। तो उन्होंने मुझे कहा कि कराची किंग्स में इंटरेस्टेड हो। मैंने कहा कराची आई हूँ, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तो मैंने कहा बिल्कुल, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ कराची किंग्स इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। और उन्होंने मुझे वहाँ काम करते हुए देखा कि मैं किस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ और प्लेयर्स के साथ लगा हुआ हूँ, और वो एक चीज़, क्योंकि आदमी वॉच कर रहा होता है, तो उन्होंने वॉच किया होगा। और फिर टूर्नामेंट के एंड में उन्होंने मुझे कहा कि तुमको हम ऑन बोर्ड लेंगे इस साल, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये मेरा कराची किंग्स का सफ़र स्टार्ट हुआ, जिसमें लोगों ने अज्यूम पता नहीं क्या क्या कर लिया कि जी पता नहीं मामू आ गए कहीं से, मामू ने डलवा दिया, क्या किया। मैंने कहा भाई मामू पहले अपने आप को खुद ही डलवा देते, क्योंकि वो तो खुद कभी पार्ट नहीं है। तो ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी कराची किंग्स के लिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सलमान इकबाल भाई कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और मैं इस तरह बढ़ता रहा, और 3 साल मैंने वहाँ, जो आखिरी साल मैं रहा हूँ टीम का, वो एज अ बैटिंग कोच, हमने PSL जीती थी। तो वो में एक अचीवमेंट थी, क्योंकि आपके CV में जब अपने सिस्टम में एक प्रोसेस के अंदर जब आप लिखते हैं कि जी मैं PSL विनर बैटिंग कोच हूँ, तो आप पाकिस्तान टीम के लिए अपने आप को पुट फॉरवर्ड करते हैं कि जी ये लो, हियर आई एम रेडी, दिस इज़ माय अचीवमेंट, गिव मी द अपॉर्चुनिटी। तो वो मैं पिछले 3-4 साल से लगा हुआ हूँ, हर दफ़ा अप्लाई करता हूँ और उसका स्क्रीनशॉट और लेटर को सेव रखता हूँ। अभी भी जो आजकल हुआ है, आपने देखा होगा बैटिंग कोच और उनके लिए अपॉइंटमेंट्स की आई हुई हैं, तो मैंने किया हुआ है और वो अपने पास सेव करके रखा हुआ है कि 3-4 साल से भी कर रहा हूँ, कभी मौका नहीं मिला, एक दफ़ा और कर देता हूँ, ताकि कल कला को कोई मुझे ना बोल सके कि भाई आपने तो कभी अप्लाई नहीं किया। और आज जैसे मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ ये बात कि जी हम तो अप्लाई कर रहे हैं, हम मेरिट को भी देख रहे हैं, हम मेरिट भी सामने लेकर आ रहे हैं, और अब वेट कर रहे हैं कि मेरिट पे हमें भी मौका मिले। अगर बड़ी टीम नहीं तो कम से कम जो पाकिस्तान की जूनियर टीम्स हैं या A टीम्स हैं या एनी कलर टीम्स, तो उसको फुलफ़िल करने का जो क्राइटेरिया है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। बलूचिस्तान का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अब मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने बड़े दिल से वहाँ पर काम किया। मैं बॉर्डर्स पे गया बलूचिस्तान के, और बहुत सारे यंगस्टर्स ढूंढ के लाया जिनको खिलाया हमने, और एक स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरीके से मुझे जूनियर से लेके फर्स्ट 11 तक जो है इन लड़कों को डेवलप करके खिलाना है, जिसमें आपके सामने अब्दुल वाहिद बंगलज़ई,
एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त बैटर है टॉप ऑर्डर का, उसको हम लेकर आए। हसीबुल्ला जो इस वक्त हाँ। आप देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे अक्सर देखते होंगे कि मैं इन दोनों लड़कों का बहुत वो करता हूँ, और आज आपको नज़र भी आ रहा है कि ये लड़के रेडी टू प्ले हैं, बट उनको किसी वजह से मौका नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ हसीबुल्ला बंगलज़ई जो है वो मेरी एक मेहनत का एक सिला है कि उनको एक तरीके से एक प्रोसेस से लेकर आए आगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत है और आज वो आपके सामने है। तो ये एक मीडिया के अंदर भी और हमारे क्रिकेट सेटअप के अंदर भी अक्सर जब भी बात होती है बलूचिस्तान के प्लेयरों की, तो ज़िक्र निकलता है कि यार फैसल ने इन 2 लड़कों को प्रोड्यूस किया। तो आई थिंक यही मेरी एक जीत है। उस वक्त मेरा मकसद भी यही था जब मैं इनके साथ अपॉइंट हुआ था। मैं दिल से तो उस वक्त ये चाह रहा था, क्योंकि मैं सिंध और कराची से खेल रहा था उस वक्त फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, तो दिल तो मेरा ये था कि मुझे यहीं से ही काम मिले, क्योंकि मैं उस सिस्टम में हूँ, उसको समझता हूँ, इन लड़कों के साथ हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकता हूँ। बट कुछ वजूहात की बिना पे मुझे वहाँ पे लगने नहीं दिया गया, और फिर मुझे ये मौका मिला तो मैंने इसको एक चैलेंज लेके किया कि रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली ड्यूल रोल था। आपको पाकिस्तान टीम का बेंच सेलेक्टर भी थे हम, हाँ, और बिल्कुल। हम ये भी थे। तो ये स्टार्टिंग में ही एक ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस मेरे लिए हो रहा था। तो मैंने उसको बड़ा एन्जॉय किया, बहुत सारी चीज़ों के डायनामिक्स करीब से देखे, और वो सब चीज़ें समझी कि जब हम खेलते थे तो सिलेक्टर क्या सोचते थे। वो सब चीज़ें वहाँ आने के बाद पता भी चली और समझ में भी आई, और बहुत अच्छा काम किया हमने। माशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस उस वक्त एज़ अ सिलेक्टर पाकिस्तान टीम की बहुत अच्छी रही, और एक लर्निंग कर्व था। अब मैं यानी कह सकता हूँ कि जी मैं सिलेक्टर बन के देख सकता हूँ चीज़ें, एज़ अ कोच बन के चीज़ें मैन मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छी देख सकता हूँ, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे किसी को फ़ायदा उठाना है इन सारी चीज़ों के अंदर मेरिट पे, तो आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ क्रेडिट पीसीबी को जाता है कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मुझे मौका दिया, और मैं अब इतने सालों से उनसे यही हर दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी मुझे कलर्ड टीमों के साथ जूनियर लेवल पे भले या कहीं पर भी मौका मिलता है, मुझे एलिवेट होने का मौका दिया जाए, जो एक प्रोसेस है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बगैर कोचिंग के जो है वो स्ट्रेट अवे पाकिस्तान टीम के भी कोच बन गए, और जूनियर टीम्स के साथ भी लग गए, और सब आ गए, और तो वो वहाँ पर फिर हमें जो है ना दिल में बड़ा खलिश पैदा होती है कि यार हमारे लिए तो हमें ये डायरेक्शन बताई जाती है और इनके लिए जो है वो रूल्स वाले डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में जो है ना वो चीज़ें इख्तलाफ करती हैं। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए, और मुझे भी उसके साथ साथ वैसे ही मेरिट पे मौका देना चाहिए जैसा मैं माशाल्लाह काम करके आगे आ रहा हूँ। नहीं, आई होप कि आपकी एप्लीकेशन इस दफ़ा जो है वो कामयाब हो और अल्लाह करे, पाकिस्तान आमीन। की कोचिंग का या पाकिस्तान की जूनियर टीम की कोचिंग का मौका मिले। अगर एक चीज़ को पिन पॉइंट करें, क्योंकि ऑब्वियसली हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ज़िक्र किया, हमने पॉलिटिक्स का भी ज़िक्र किया, हमने कोचिंग का भी ज़िक्र किया, हमने एक सेल्फिश एटीट्यूड का भी ज़िक्र किया, मगर ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट का हिस्सा रही हैं हर दौर में। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये चीज़ें 60s में नहीं होती थी, 80s में नहीं होती थी, तो ऐसा नहीं है, होती थी, बिल्कुल। आज भी होती हैं। लेकिन अगर फिर मैं कहूँ एक चीज़ पिन पॉइंट करने के लिए कि रिजल्ट्स पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के आज वो क्यों नहीं हैं जो से 90s में होते थे या इवन 2000s में होते थे। सो व्हाट विल यू से कि क्या रीज़न हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आई थिंक मेरी असेसमेंट उसके अंदर जो है ना वो वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली थी, कि जो हमारे पूल ऑफ प्लेयर्स का जो एक माइंडसेट है, और जो उन पूल ऑफ प्लेयर्स को चलाने वाले लोगों का माइंडसेट है, उसमें बहुत गैप है। चाहे वो लोकल कोचेज़ हों, चाहे वो फॉरेन कोचेज़ हों। बहुत एक ऐसा गैप आ जाता है बीच में जिसमें प्लेयर्स जो है ना वो उस चीज़ को उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते और लेके नहीं चलते हैं जिस तरह वो फॉरेन टीम के अगेंस्ट कर रहे हैं जिनसे वो मैच खेल रहे हैं। मैं दोबारा आपको रिपीट हल्की सी रिमाइंडर दे दूं, जो डेविड वार्नर ने अभी फाइनल हाँ, वाली बात की थी, हाँ, हाँ। कि अब आप वो बात सुन के जब हमारे वालों की स्टेटमेंट सुने या मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो आपको कहीं से नहीं नज़र आएगा कि यार ये सोच ही नहीं रहे जो दुनिया की टीमें सोच रही हैं। तो मेरा हमेशा से ये होता है कि यार हमें आगे बढ़ने के लिए ना इस तरीके से करना है कि कोचेस को अपनी जॉब पूरी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हार और जीत को एक्सेप्ट करना है, जो अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है उनको लेके चलना है, और प्लेयर्स जो है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि भाई हम डिपेंडेंट नहीं है दोस्ती यारियों पर, हम डिपेंडेंट नहीं है हेड कोच से दोस्ती करने पर या कप्तान से दोस्ती करने, हम डिपेंडेंट हमारी परफॉर्मेंस पे हैं। ये आपके सवाल का जवाब है जो आपने सवाल किया ना कि हम जब ये चीज़ें अगर सही हो जाएंगी, कोच रिप्रिमांड करेगा प्लेयर्स का,
प्लेयर्स अपनी गलती को जो है एक्सेप्ट करेंगे और मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन में चलने की, और ये 20-20 रन 30-30 रन करके अपने आप को सेव करके आगे चलने के माइंडसेट से निकलेंगे। मुश्किल पिच के ऊपर शॉट्स खेलते हुए या आउट होते हुए डरेंगे। जैसे आपने होम टेस्ट सीरीज़ में अगेंस्ट इंग्लैंड देखा कि जी वो जहाँ थोड़ी सी टर्निंग बनाना भी चाह रहे थे वहाँ घबरा रहे थे कि यार बैटिंग हमारी कहीं ना कोलैप्स हो जाए, और बैटिंग ही कोलैप्स हो गई। जिसके बाद रिजवान हमारे कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, कि जी अगर ये होता रहा तो हमारी एवरेजेस जो हैं वो कहीं से कहीं चली जाएंगी। तो ये समझने वालों के लिए बड़ा क्लियर, एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ है क्रिकेट को आगे ले जाने की। तो हर क्रिकेट फॉलोअर को, हर क्रिकेट चलाने वाले को अगर ये चीज़ें समझ में आ जाएं तो हमारी क्रिकेट पीछे नहीं रहेगी, हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने कहा प्लेयर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर प्लेयर्स के ऊपर उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोचेज़ मैनेजमेंट वालों के ऊपर उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक दूसरे के पीछे छुपे नहीं, फ्रंट पे आएँ, एक्सेप्ट करें, माने और डिसीजन लें और आगे बढ़ें। गलत है कहीं उसको सख्ती करें ना। कभी पहले के टाइम के कोचेज़ या टीचर सख्ती करते थे तो हम डरते भी तो थे ना कि यार एक होता था कि नहीं कर। अब वो आपने वो डर उनमें से ख़त्म कर दिया है। अब वो जो दोस्ती का कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा ये ले आए हैं ना कि जी प्लेयर और कोच में हम-आहंगी होनी चाहिए, बिल्कुल हो, लेकिन उसकी लाइन ड्रॉन हमारे यहाँ नहीं है। क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी ये मेंटालिटी ऐसी है, आप सबको बोलें यार इस तरफ भागना है तो वो बिल्कुल इस तरफ ही भागना शुरू हो जाएँगे, ये नहीं पता क्यों भाग रहे हैं। तो वो जो ये इन्होंने इनको कोचिंग में जो ये चीज़ लाए हैं ना कि प्लेयर के साथ मिलके चलना है, उनको लेके चलना है, वो उसमें लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आई थिंक हमारे जो अच्छे कोचेज़ या नामवर कोचेज़ को भी प्रॉब्लम रही है। जिसमें आई थिंक वकार भाई की एग्जांपल है, अज़हर महमूद की एग्जांपल है, यूसुफ भाई की एग्जांपल है, जितने भी अभी रहे हैं पास्ट में, यूनुस खान भी रहे अभी एज अ बैटिंग कोच। तो ये जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं इसकी कोई ना कोई रीज़न्स ज़रूर हैं, और उन रीज़न्स को एड्रेस किया जाए, उन रीज़न्स को बैठ के डिस्कस किया जाए और उन रीज़न से रास्ता निकाला जाए कि भाई हमें हल क्या करना है। अगर फ़ॉरेन कोचेज़ ही हमारे हल हैं तो हम सबको पता है कि फ़ॉरेन कोचेज़ यहाँ अपना एक टाइम गुजारने के लिए आते हैं, वो अपना टाइम गुजारेंगे और वो चले जाएंगे। 5 साल आपकी टीम का बैटिंग कोच ग्रांड फ्लावर रहा है, ग्रांड फ्लावर ही थे ना, 5 साल रहे हैं वो। किसी ने उस 5 साल की एरा में उनसे एक दफ़ा भी ये पूछा भाई बैट्समैन क्या कर रहे हैं? तो वो गोरे से कोई नहीं पूछता। लेकिन अभी हमारा कोई लगेगा तो दूसरी मैच के बाद जो है ना वो शुरू हो जाएंगे, भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ मीडिया को भी जो है ना थोड़ा सा बैलेंस चलना है। मीडिया का भी बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ का मीडिया उस तरह प्ले नहीं कर रहा है जो उसको प्ले करना चाहिए। आई थिंक वो प्लेयरों के साथ दोस्तियाँ और ये सब उधर भी बहुत चल रहा है। फिर एजेंट्स का रोल आ गया है बीच में, उन्होंने और सत्यानाश कर दिया है। तो हमारी क्रिकेट का जो आपका सवाल था ना, इसमें ये सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। ये सब चीज़ें ठीक होंगी तो हमारी क्रिकेट खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। नहीं ठीक होगी तो ये बैड टू वर्स की तरफ ही जाएगी और हमारा हाल हॉकी से बदतर हो जाएगा। चलो बैटिंग की बात करें तो मेरे ख्याल है आपसे एक आखिरी सवाल ये मैं पूछता हूँ। ऑफ कोर्स हमने पुराने बैट्समैन और नए बैट्समैन को कंपेयर भी कर लिया, उसके रीजंस भी जान लिए, बट लोगों के स्पेशली इंटरेस्ट के लिए बाबर आजम हमारा सबसे आइकॉनिक नाम ऑफ कोर्स, और एक कोच की निगाह से भी। सो थोड़ा बाबर आजम को कंपेयर करके मुझे बताइए वर्सेस द ग्रेट बैट्समैन ऑफ योर एरा सच एज इंजमाम, सईद अनवर, वेयर डू यू रेट बाबर आजम? कि ओवररेटेड है या ही इज एक्चुअली वर्ल्ड क्लास? मैंने एक्चुअली बाबर आजम के साथ एज अ कैप्टन भी काम किया है। पाकिस्तान ए टीम में मैं कैप्टन थे और बाबर आजम मेरे अंडर खेले थे जब हम लीड करते थे, 2012-13 की बात है। एज अ बैटिंग कोच एंड प्लेयर भी काम किया है कराची किंग्स में। कराची किंग्स के साथ भी। तो मैं बाबर आजम की बहुत सारी चीज़ों को समझता हूँ और मुझे आइडिया है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखें, आपको याद होगा कराची किंग्स का एक मैच था जिसमें कॉलिन इंग्रम ने बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी बिल्कुल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने एक बात की थी। उस बात में उन्होंने मेरा जिक्र किया था, बिल्कुल किया था। आपको शायद याद हो। जी अच्छी तरह याद जो है। यहाँ पर लोगों को परेशानी हो गई थी कि यार कि मैंने बोल के भेज दिया कि मेरा नाम ले लो। तो मैंने लोगों को कहा भाई ये गोरे लोग जो है ना ये किसी को नहीं मानते अपना जब तक ये सेटिस्फाई ना हो जाए। मुझे पता है एज अ कोच मैंने क्या काम किया था उस वक्त जिसकी वजह से उस बंदे ने ये बात की। तो बाबर आजम के साथ भी यही मसला है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ, जहाँ मैंने उसको कराची किंग्स के अंदर हेल्प किया था और उसको उसका फ़ायदा हुआ है। देखिए, टैलेंट एंड ऑफ द डे प्लेयर का होता है, ग्राउंड के अंदर उसी नहीं खेलना होता है, सिर्फ आपको उसको फाइन ट्यून करना होता है कुछ चीज़ों के ऊपर जो वो समझे। कॉलिन इंग्रम कोई छोटा प्लेयर नहीं था, उसका उस वक्त $1 बिलियन प्लस कॉन्ट्रैक्ट IPL में हुआ था जब वो PSL खेलने आया उस अनाउंसमेंट के बाद। तो बाबर के भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उसको हैंडल करने की ज़रूरत है
और उसको खुद इन रिटर्न में देखने की ज़रूरत है वो क्या। अब बाबर को अगर इंज़माम भाई, वो पेशावर ज़ल्मी में इंज़माम भाई के साथ रहा है अभी पूरे सीज़न में, जी हाँ। इंज़माम भाई और मुशी भाई के साथ वो रहा है, उनके स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि जी हम काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये सब चीज़ें, बट स्टिल ही स्ट्रगलिंग, इस परफॉर्मेंस इज़ नॉट दैट। इट मीन्स कि अब बेचारे कोचों का तो कसूर नहीं है, हो सकता है कोई ना कोई बीच में ऐसी चीज़ हो जो नहीं हो रही हो दोनों एंड से, तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो बाबर आज़म जैसा लड़का, बाबर आज़म जैसा प्लेयर, ऊपर से फिर हमारे कल्चर, हमारे यहाँ माइंडसेट में रहने वाला लड़का जब इस तरह आज के मॉडर्न डे के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से आगे बढ़ा होगा, तो आपको उसको बड़ा टेक्निकल और टैक्टिकल तरीके से हैंडल करना होगा। ये नहीं है कि अगर वो ये सुबह कह रहा है तो आपने सुबह ही बोल दिया, वो रात कह रहा है। जो अनफॉर्चुनेटली हो रहा है इस वक्त बाबर के साथ, वो यही हो रहा है कि वो सब जहाँ पर भी अगर वो सुबह बोल रहे हैं तो सब उसको सुबह ही बोल रहे हैं। इस वजह से वो उस चीज़ को नहीं ठीक कर पा रहा है। जहाँ रेप्रिमांड होगा, जहाँ प्रॉपर बातचीत होगी, आई थिंक द वहाँ पर वो शायद अपने आप को थोड़ा-सा झंझोड़ेगा और रियलाइज़ करेगा कि आई थिंक हमें ये करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आई थिंक कि वो थोड़ा-सा कहीं लैग कर रहा है ऐसा बीच में कोई चीज़, जो वो अगर खुद से अपनी सेल्फ असेसमेंट करे, तो वो अपने आप को बिल्कुल नीचे लेकर आए और डोमेस्टिक में जाए और खेले लंबा। और ये जो पीआर वाले और ये जो एजेंट्स होते हैं, इनको थोड़ा-सा दूर करे। वो आगे 10 साल की इनिंग्स, 10 साल की क्रिकेट टॉप लेवल की खेल सकता है अगर वो ये इस चीज़ों को फ़ोकस कर ले। क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं और डिस्ट्रैक्शंस जो है वो आपको नीचे से नीचे ले जाती है। प्राइम एग्जांपल है विराट कोहली की। आई वाज़ सैड जब मैंने देखा कि यार वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे रहा है। बट वो इस तरह का प्लेयर था जो भी खेल सकता था और रन्स बना सकता था। लेकिन क्योंकि आज का जदीद दौर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन, बहुत कुछ आपके दिमाग में आ चुका होता है कि जिसकी वजह से आप जो है ना फिर बहुत सारी चीज़ों को कवर करके आगे के डिसीजंस लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक यही हमारे यहाँ बाबर के साथ भी हो रहा है। आई होप कि वो उसको कोई सही एडवाइस देने वाला मिल जाए और वो खुद भी अपनी सेल्फ असेसमेंट उस तरीके से कर ले और जिस पे वो ट्रस्ट करे फिर उसकी उस तरीके से बात को सुन के खेलना शुरू करे। आई एम श्योर फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू सो मच फैसल, कैंडिड डिस्कशन का। तो अब जाते जाते क्या आगे प्लान्स क्या हैं? करियर, कोचिंग में ही करियर को एक्सटेंड करना है या और भी कोई प्लान है इसके अलावा, क्रिकेट से रिलेटेड या अदर देन क्रिकेट? बस क्रिकेट मेरा ब्रेड बटर है। क्रिकेट के अलावा कभी सोचा ही नहीं है, ना कभी सोच आती भी है। और यही है कि क्रिकेट कोचिंग के ऊपर मामला जो हैं वो मैं खुद मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझे पीसीबी जो है वो पाकिस्तान की जो टीम्स हैं, जूनियर टीम्स हैं या जो भी पाकिस्तान की कलर टीम्स हैं, मुझे एलिवेट करके अब ऊपर लेकर आए, जिस तरह दूसरों को मौका दिए और मुझे भी देखे 2-3 साल के मैं कैसा काम कर सकता हूँ। अगर मैं बलूचिस्तान में आपको अच्छा काम करके दे सकता हूँ तो इट मीन्स कि आपको आगे भी करके दे सकता हूँ। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मैं ट्राई करता रहूँगा, इसी तरह एफ़र्ट करता रहूँगा, जहाँ-जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम करता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। लीग्स में इंशाल्लाह जैसे जाता रहा हूँ, आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिल्कुल जाता रहूँगा और जितना ज़्यादा क्रिकेट को एक्सप्रेस कर सकूँ, अपने टैलेंट को, अपनी कोचिंग स्किल्स को यंगस्टर्स में या इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स में कन्वर्ट कर सकूँ, उनको हेल्प करने में, तो बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, ग्लोबली भी और इन पाकिस्तान में इंशाल्लाह। ग्रेट, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फैसल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन, ये थे फैसल इकबाल, द स्टाइलिश राइट हैंडेड पाकिस्तानी एक्स टेस्ट क्रिकेटर एंड वनडे क्रिकेटर। आज हमने इनसे बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की, इनके अपने करियर के हवाले से, जिन ग्रेट प्लेयर्स के साथ इन्होंने खेला उनके बारे में हमने बात की, कैप्टन्स के बारे में हमने बात की, इनकी कोचिंग करियर के बारे में बात की, पीएसएल के बारे में बात की और ऑफ कोर्स आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट को जो मसाइल हैं उनके बारे में हमने बात की। सो एक दफ़ा फिर हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द चैम्प्स अनप्लग्ड की एक नई एपिसोड में एक और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।